वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं who he's a titan of the industry and I've been wanting to have this conversation for a very long time. He's based out of Lahore, so unfortunately वो tie up हो नहीं सकता, but finally he's here. Badr Khushnood Saab, he is the current chairman of Pasha. He's a co-founder of Brammers, which is a digital, what would you call it? Digital media company. There are a bunch of companies under that as well, so we're going to have that conversation as well. He was part of the National E-Commerce Policy. He's part of the National E-Commerce Council, which is under the Ministry of Commerce. Correct. There's a bunch of things that this guy is doing, and so we're going to unpack that. But sir, thank you so much for being part of the show. नहीं जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का. I'm honored कि I'm here today with you. And I know we have been trying to connect for a while on this, but yeah, thank you so much. चलिए ज़बरदस्त. बदर भाई, मुझे पहले तो ये बताएं कि ये बड़ी चीज़ें हैं, all of that aside, how did you get into all of this? Because particularly, you're in that sort of age जो कि एक 30-year-old कर रहा होता है ना. Yeah, I understand. They've been born into the internet age. आप कह रहे हैं मैं डायनासोर हो गया हूँ? Not dinosaur. I mean, if you're 55, then I'd probably be like, क्या सीन है? But आपके टाइम के ऊपर I feel like if you were doing something like this, तो left right चाचा खाला के क्या कर रहा है, क्यों टाइम ज़ाया कर रहा है? What was that journey like, from high school? Very interesting, to be very honest. I mean, if I look back as well, I'm also कई दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ये मेरे साथ हुआ है और सारा कुछ, but very interesting. So मैं एक नॉर्मल लाइफ जिस तरह मेट्रिक हम सब करते हैं, मैं मेट्रिक कर रहा था. उसके बाद मैंने FSC में, मेरा मेट्रिक में स्कॉलरशिप आया. FSC में मेरा शौक था एयरफोर्स में जाने का, तो आई थॉट कि प्री इंजीनियरिंग लूँगा, जाऊँगा. और कहाँ पर थे आप उस टाइम? आई वॉज ऑलवेज इन लाहौर, और क्रेसेंट स्कूल से मैंने पढ़ा, तो मैं FSC में जाना चाह रहा था. एडमिशन भी हो गया इंजीनियरिंग में. वो वाले सब घर आए तो उन्होंने देखा कि इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ी हुई हैं. तो उन्होंने कहा कि किसकी किताबें हैं? तो मेरी अम्मी ने बताया कि बदर का स्कॉलरशिप आया और वो ये करना चाह रहा है. तो उन्होंने कहा ये वापस करो किताबें, एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है, ये वहाँ से MBA करेगा. तब लम्स वॉज इन द मेकिंग. ये वहाँ से MBA करेगा और मेरा बिजनेस देखेगा. सो you're from a business family? Yes. Okay. और उन्होंने कह दिया और बात खत्म हो गई, और मेरी कोर्स ऑफ लाइफ डायरेक्शन चेंज हो गई और मैं जनरल साइंस में चला गया, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कि ताकि बिजनेस की तरफ ज़रा डायरेक्शन बन जाएगी. और बट अगेन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. तो अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि मेरे वाले साहब बीमार हुए, एंड बिफोर आई इवन लेफ्ट द कॉलेज ही पास्ड अवे. बट नाउ माई कोर्स हैड चेंज. मैं डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया था, बट मैं उसी डायरेक्शन में चलता रहा. अप्लाइड टू लम्स. उसके बाद मैं थोड़ा सा, आई एम जस्ट स्किपिंग, गवर्नमेंट कॉलेज वाला मैंने पार्ट किया, बट नथिंग फैंसी. अप्लाइड टू लम्स फॉर एन MBA. उन्होंने कहा यार आप किधर आ गए हैं, अभी 2 साल का एक्सपीरियंस लें, फिर आप अप्लाई करें. दैट वॉज टू लेट फॉर मी ऑलरेडी, एज यू नो अबू मेरे पास वे कर गए हुए थे. सो आई अप्लाइड टू LSE, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. डिड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट फ्रॉम LSE. आई थिंक दैट्स वेयर जहाँ मेरा ट्रेडिशनल एजुकेशन वाला माइंड सेट चेंज हुआ. अच्छा, ये कौन सा साल है? दिस वॉज 96 to 98. राइट. जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा चेंज हुआ, तो वो चेंज ये थी कि मैं वो रट्टे वाले सिस्टम से निकल कर आया था इन इंटरैक्टिव वाला साइड. राइट. वहाँ होता था कि आपने रट्टा लगाना है और प्रेजेंट करना है वही चीज़. यहाँ ये था ये केस स्टडी है, पढ़ कर आएँ और प्रेजेंट करें. मैं यूज़ टू नहीं था ऐसी चीज़ों को, बट वहाँ मैंने चेंज किया. वहाँ मैंने बोलना सीखा, बात करनी सीखी, और वहाँ प्रेजेंट करना सीखा. वहाँ किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको एनालाइज करना सीखा. तो वो एक तो जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े वो अलग है, बट आई थिंक वहाँ मैंने ये चीज़ें बड़ी सीखी. और इंटरेस्टिंगली आई थिंक वहाँ मेरा एक चीज़ जो ट्रिगर हुई, वन ऑफ माई क्लास फेलोज़, उसके वालिद साहब PTCL में थे, और उन दिनों पाकिस्तान में नया इंटरनेट आया था, और उनको एज एन एम्प्लॉई ऑफ PTCL फ्री मिला था. अच्छा. उसने कहा मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आई यूज टू शेयर दैट अकाउंट. अच्छा, ये डायल अप की बात हो रही है ना, 97. करेक्ट. दिस इज़ लाइक अर्ली डायल अप्स, जब अभी 14K बॉड रेट था, फिर हम बाद में 56K पे आए. बट दिस इज़ लाइक जब वो कनेक्ट होते थे और नूई वगैरह डालते थे, NUI वगैरह. तो वो मेरे ख्याल में मेरा जो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्शन था वहाँ से इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ. राइट. और वहाँ मेरे पास एक घर में मुझे कंप्यूटर भी मेरे कज़न ने दे दिया. तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कंप्यूटर और इंटरनेट, और क्योंकि हमारे घर में ऐसा माहौल है कि बहुत ज़्यादा दोस्तों के आना जाना नहीं, रात को टाइम पे गेट बंद होना, ये वो सारा कुछ था. तो मेरे पास यही एक काइंड ऑफ, दिस वाज माय एंटरटेनमेंट. राइट. ठीक है, इन दैट सेंस. और मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया, और मैंने वो DOS पे ROM, RAM, हार्ड डिस्क,
जितनी उसकी डिवाइस होती हैं, सारे कंपोनेंट्स, एक एक चीज़ खुद सारा करना शुरू कर दिया, इम्प्लिसिटली नॉट नोइंग, मगर बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया, राइट, जो कि वहाँ तब बुक्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं था. और दैट वाज द जर्नी फ्रॉम हाई स्कूल टू माई फर्स्ट जॉब, आई वुड से. बट एक चीज़ जो मैंने की, जब मैं लाहौर स्कूल में था तो मैंने हर सेमेस्टर ब्रेक में इंटर्नशिप की. अच्छा, और हर इंटर्नशिप पे मेरा ट्रस्ट बढ़ता गया कि कंप्यूटर्स चेंज ला रहे हैं. राइट, मैं जहाँ गया वहाँ कंप्यूटर पड़ा होता था, बट वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था. कहता यार ये क्यों नहीं करे आप, ये क्यों नहीं करे. वो कहते थे आप कर दें, आप कर दें. एंड आई रियलाइज कि मुझे बहुत सारा इनरोड्स मिल रही हैं उन चीज़ों की जो शायद एक इंटर्नी के लेवल की नहीं होती हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे कंप्यूटर आता था, और उन लोगों के पास जिनके पास कंप्यूटर था उनको इस्तेमाल नहीं करना आता था. राइट, वहाँ पड़ा हुआ था एज अ बॉक्स, और वो अलग रखते थे. आपको याद होगा एक ज़माना था वो कंप्यूटर अलग पड़ा होता था, और वो तो वो कपड़ा डाल के या वो उसके ऊपर कवर डाला होता था साइड. तो वहाँ से वो शिफ्ट रियलाइज़ होनी शुरू हो गई, ये चेंज आई है, मैं कुछ कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है. राइट, बट ये वो टाइम था जब वो मेरी अम्मी नीचे से आवाज़ देती मेरे बहन भाइयों को, इसकी तारें काट दो ऊपर, क्योंकि वो उनके लिए टाइम वेस्ट हो रहा था. बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो डिजिटल इमिग्रेंट हैं, हम समझ रहे थे, तो उनके लिए वैल्यू नहीं बन रही थी, बिकॉज वो सोचती थी कि शायद इससे नौकरी और काम तो नहीं होगा, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है. बट इवेंचुअली वो एक चेंज आनी शुरू हुई. तो बाय द टाइम मैं पहली नौकरी पे गया तो उन्होंने मैं पहला टेस्ट जो लिया निशात में, उन्होंने मुझे कहा ये एक्सेल में इस तरह से फार्मूलाज लगा के दिखाएं, क्योंकि तब इट वॉज वेनिटी कि आप ये काम. एंड आई रियलाइज्ड कि आई वॉज एबल टू डू इट, और एंड दैट वाज माई काइंड ऑफ एन एंट्री पॉइंट. और वहाँ से फिर मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें की जो कि प्योर डिजिटल में नहीं कहेंगे, बट टेक रिलेटेड, टेक इनेबल्ड थी. right. और सो दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड. And the first job is Nishat Industries? निशात चूनिया, The textile group. टेक्सटाइल ग्रुप. Right. और मैं कपड़ा धागा एक्सपोर्ट करता था. Very cool. And how long did you do that for? आई वॉज देयर फॉर अबाउट 3 years. Right. And then what was next? और वहाँ इंटरेस्टिंगली मेरे कुछ LSE के दोस्त जो थे वो उन दिनों में समीडा में थे, विच इज़ द गवर्नमेंट बॉडी फॉर SMEs. तो उन्होंने कहा कि यार हमने ना वेबसाइट बनवाई है, मगर वो वेबसाइट हम कंप्यूटर पे जब चेक करते हैं चलती है, सर्वर पे अपलोड करते हैं तो नहीं चलती. अच्छा. और मुझे इमीडिएटली प्रॉब्लम समझ आ गई. मैं कहा आई कैन सॉल्व इट, अब मुझे देखना पड़ेगा. उन्होंने कहा दिखा देते हैं, चेक कर ले, क्योंकि हमारी तो लॉन्च आ रही है और हो नहीं रहा. मैंने चेक किया, देयर वाज वन स्मॉल चैलेंज. कंप्यूटर विंडोज़ का था, सर्वर लिनक्स का था. सो केस सेंसिटिविटी यहाँ नहीं थी, वहाँ थी. तो यहाँ वो जो भी फाइल होता था वो वहाँ जाके HTML में ब्रेक करता था. अगेन आई एम एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, ये याद रखें मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ हूँ, बट ये मेरा दिस इज़ नॉट माई फोटे. बट आई फिगर इट आउट. उन्होंने मुझे कंसल्टिंग की असाइनमेंट दी, मैंने वेबसाइट फिक्स की. उसके बाद उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की और मुझे कुछ देर के बाद ऑफर आ गई CEO की कि आप हमें ज्वाइन कर लें. और एक प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग था. उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान का B2B पोर्टल लॉन्च करना चाहते हैं. Right. हम चाहते हैं कि आप ये पोर्टल जो है हमारे साथ लॉन्च करें. आई फिगर आउट 3 महीने का टाइम था, और मैंने कहा जी इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी बन नहीं सकती. उन्होंने कहा क्या हो सकता है. मैंने कहा हम पार्टनरशिप कर सकते हैं. उन्होंने कहा किसके साथ करेंगे. मैंने अली बाबा को लिखा, तो जैक मा की जो वाइफ है कैथी, वो उसकी को फाउंडर भी है. कैथी ने हमें डायरेक्ट जवाब दिया, येस वी आर इंटरेस्टेड, हम आपके साथ काम करना चाहेंगे. रिमेंबर मेरा email ID was @gov.pk. ठीक है, right. सो they knew कि it was not a random email, it was the official government talking to them. तो जब हमने बात की, they agreed, I went to Hongshu, हमने MOU साइन किया, और हमने 3 महीने के अंदर पाकिस्तान का पहला B2B पोर्टल ऑफिशियल लॉन्च किया. Again, what year is This was 2002. So very, very interesting things were happening in 2000. Back in the day. And so somehow we lost track after that. To be very honest, and I think आज बात होनी चाहिए, वो लॉन्च हो गया, 2 साल स्मीडा ने चलाया, और उसके बाद वहाँ लीडरशिप चेंज आई. उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल डिजिटल नहीं है, SMEs तो बिल्कुल ही डिजिटल नहीं है, ये सब कुछ बंद करो और टाइपराइटर वापस ले आओ. And unfortunately, that actually happened. We took a U-turn essentially. Absolutely. Because I remember जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, मेरे भाई उस टाइम के ऊपर कंप्यूटर साइंस के सारे आसपास में ग्रेजुएट किए. बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1999 में AQ खान का होता था यहाँ पर सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन मैरिट में. Correct. I won the under 16 all Pakistan competition there as well, because tech was a big thing. And I remember उस वक्त हम जाते होते थे, it was like a मैजिकल वो होता था कि लोग अपने प्रोग्राम्स लेकर आए हुए हैं, डिफरेंट कंपनीज के स्टॉल्स लगे हुए.
एंड हम तो आज भी नहीं फ्लॉपी और सीडी नहीं चल रहे होते थे. हाँ, we were running around. प्री यूएसबी era. Exactly. And it was a magical era because the possibility was endless over there. कि यार पता नहीं हम दुनिया के अंदर हम भी connected हैं and it's all one. But somehow वो एक जो बहुत स्पीड में चली थी ट्रेन, वो पोस्ट 9/11 जस्ट सॉर्ट ऑफ कोलैप्स्ड इन सच अ वे कि फिलीपाइंस निकल गया, इंडिया निकल गया, हम समहाउ नहीं कर सके. I'd want to get your opinion on that as well in more detail. In your opinion, holistically, what do you think went wrong in our industry? But quickly, just sort of going from that to Brammers, how do you fill the gap in between? So ये करते करते स्मीडा एक ताइवानीज कंपनी एसूस, शायद आपने उसके लैपटॉप्स वगैरह देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे एक जगह अप्रोच किया और उन्होंने कहा जी कि वो एसूस ब्रांड अपनी यहाँ टीम बिल्ड करना चाह रहा है, सो दे आर लुकिंग फॉर समवन टू लीड इट. तो मैं वहाँ कनेक्ट हुआ और वो एक ताइवानीज कंपनी थी. और इंटरेस्टिंगली क्योंकि मैं चाइना गया हुआ था उस मीडिया की वजह से, और मैं कुछ एक दो और जगहों पे कोरिया वगैरह भी गया था उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पे, तो उसकी वजह से मेरा एक्सपोजर था टू द फार ईस्ट. राइट. जब उन्होंने बात की तो मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, एक्सप्लोर किया, साइंड अप. सो 3 years एट निशात, ऑलमोस्ट 3 years एट स्मीडा, मूव्ड ऑन, असूस ज्वाइन कर लिया. और तब बड़ा फैंसी था, हर क्वार्टर ताइवान जाना होता था. और ताइवान, पाकिस्तान चाइना को रिकग्नाइज करता है, इसलिए ताइवान को नहीं करता है. राइट. तो ताइवान की पाकिस्तान में एम्बेसी या कल्चरल सेंटर नहीं है. अच्छा. तो अगर वीज़ा लगवाना होता था तो मुझे आई टू स्टॉप ओवर समवेयर इन बिटवीन, एंड मोस्टली दैट वाज थाईलैंड, बिकॉज दैट वाज वो यहाँ से थाई एयर चलती ज़्यादा. तो वो मतलब तब उस एज में आप ट्रैवल इन्जॉय करते हैं और सारा, बट वो भी हार्डवेयर था और कंप्यूटर्स की बात थी. तो वो मैंने 3 साल उनके साथ किया, एंड आई लर्नड के सेल्स और चाइनीज़ टैक्टिक्स क्या हैं और कैसे करते हैं और सारा. सो दैट वो भी बड़ी अच्छी लर्निंग रही, बट डिफरेंट था. सो रिमेंबर कि मेरी पढ़ाई का किसी काम से और किसी एक नौकरी का दूसरी नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं है. एब्सोल्यूट. तो अब वो बिल्कुल डाइवर्स किस्म की पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है और मैं सिर्फ एक फ्लो में चल रहा हूँ, नो प्रायोरिटीज़ देयर. असूस के बाद मुझे 2 इंटरेस्टिंग मेरे साथ पैरेलल कॉन्वर्सेशन चल रही थी. एक मुझे डेल से ऑफर आई कि यार हम डेल पाकिस्तान में अपना करना चाह रहे सेटअप, तो दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन. दूसरा, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ईमेल फॉरवर्ड की कि यार ये जो गूगल में ना लोग वो ढूंढ रहे हैं कोई कंट्री कंसल्टेंट, राइट, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव अपना. मैंने कहा अच्छा जी. मैंने कहा यार मैंने कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो नहीं किया है, तो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं लगता, और आई एम श्योर कि ये सारा फास्ट लम सब अप्लाई कर चुका होगा, तो इसलिए टू लेट. उसने कहा ट्राई कर लें. अगस्त 28, 2005 की शाम को मैंने अप्लाई किया. 29 की सुबह पहली कॉल आई है. उसके बाद 6 to 8 वीक्स इंटरव्यूज़ चलते रहे, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका हो गया, आपको हम कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं. आप सोचें, आपको गूगल जैसी कंपनी से, एंड दिस इज पीक गूगल, राइट? दिस इज गूगल ग्रोइंग. एब्सोल्युटली. ठीक है. मुझे ऑफर आई, मैंने ऑलमोस्ट द फर्स्ट थिंग यू डू इज कि आप पिछली कंपनी से रिज़ाइन करेंगे. मैंने रिज़ाइन कर दिया. गूगल के अगले दिन ईमेल आई कि गलती से हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है. वो सॉरी, ये बीच में ना एक स्टेप मिस हो गया है, और वो बैकग्राउंड चेक है. रिमेंबर पोस्ट 9/11 पाकिस्तान, ये वो सारा कुछ. तो वो ज़रा प्लीज़, हम आपका ना कुछ वीक्स का बैकग्राउंड चेक होगा और फिर आप विल जस्ट सेंड यू द रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट. वो बैकग्राउंड चेक टुक 9 months. सो मैं ये छोड़ चुका हुआ था असूस. गूगल वॉज एन NDA एंड नो टाइम फ्रेम डिफाइंड. 2 weeks 3 weeks कुछ नहीं पता था, और वो रोज़ होता बस अब हो रहा है. एंड उस दौरान हम 3 दोस्तों ने ये सोचा कि यार ये नौकरियां तो चलती रहेंगी, अपना भी एक काम साथ होना ज़रूरी है. राइट. एंड रिमेंबर तब कोई इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, कोवर्किंग स्पेसेस, कॉफ़ी शॉप्स भी नहीं थी, अभी वो क्रेज़ भी नहीं शुरू हुआ था. तो हम 3 दोस्तों ने, बदर, आमिर, जीशान ने, हमने सोचा कि हम बाय द इनफॉर्मल हम छोटे मोटे काम करते रहे. जब मैं स्मीडा में था तो हमने कुछ रीफर्बिश्ड कंप्यूटर्स इंपोर्ट किए, राइट, और फिर कोई खुद से एक्सपोर्ट किए. इस तरह के काम हम करते रहे, और हमने सोचा कि नहीं, हमें कोई नॉलेज बेस्ड काम करना है जिसमें कैपेक्स ना हो, मगर वो. तो हमने ब्रेमर सेटअप किया. सो ब्रेमर्स इज़ बदर, आमिर, जीशान. ओह, इंटरेस्टिंग. हाँ. और वहाँ से हमने, और तब हमारा ये सोचता कि हमें .com डोमेन मिल जाए और वो सारी वो प्रेफरेंसेस थी, और वहाँ से हमने कंपनी शुरू की. और मगर हम तीनों तब पैरेलल अपनी जॉब्स करते रहे.
Right. और आइडिया ये था कि हम खुद बूटस्ट्रैप करेंगे अपनी सैलरियों से जब तक कि कंपनी इस स्टेज पे ना आ जाए कि वो हमारी सैलरियाँ पे कर सके। तो वहाँ से हमने काम शुरू किया, मगर मेरा साथी गूगल में हो गया इवेंचुअली। तो फिर मैंने ब्रेमर्स छोड़ा, आई जॉइंड गूगल एक्सक्लूसिवली, और फिर मेरा ख्याल था 2-3 साल वहाँ सीखूंगा, वापस आऊँगा, ब्रेमर्स में वैल्यू ऐड करूँगा। वो 2-3 साल छोटे से लंबे हो गए और 9 साल में चले गए। अच्छा, you were there for 9 years. 2014 तक. Correct. So November Wow. 30th, 2014 was my last day at Bremers. At Google. At Google. And December 1st, 2014 was my first day back to Bremers. Right. So And what's the growth looking like in these 9 years at Bremers? So Bremers from 0 to 50 employees हो चुका हुआ था. 50 employees. 50 employees. And we had reasonable clients, self-sustainable, सबकी मतलब as a bootstrapped boutique agency, we were reasonably doing well. Right. तो वो आमिर और जीशान ने बहुत अच्छी तरह स्टेबली उसको कर लिया था और ब्रांड एक्विटी बहुत बिल्ड हो गई थी। Right. तब तक हम अपनी छोटी मोटी और प्रोडक्ट्स करके भी इन दोनों ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, फेल किया बहुत कुछ, बट हमारा एक कल्चर डेवलप हो गया था और एवरीवन न्यू कि ब्रेमर्स का एक कल्चर है और एक नाम है, एक ब्रांड एक्विटी बिल्ड हो गई थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे मेरे कुछ गूगल के दोस्तों में से एक बहुत सारे 9 साल में दोस्त बन गए थे, बहुत सारे लोगों को मैंने होस्ट किया। बाय द वे गूगल वाला जर्नी तो बहुत ही मज़ेदार था। मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं गूगल के चेयरमैन को पाकिस्तान में लेकर आऊँ, एरिक श्मिथ को 2012 में उनको होस्ट किया और बेशुमार गूगलर्स को मैं लाया। और ये पोस्ट 9/11 वाला बड़ा टाइम टफ था लाना, PR वाइज अदरवाइज, मगर उनको मैं लेकर आया। मकसद ये था कि उनको पाकिस्तान दिखाया जाए कि हाँ चैलेंजेस हैं हमारे, कोई उसमें नहीं है डिनाइल, मगर उससे बहुत ज़्यादा अच्छा अदरवाइज मुल्क है और अपॉर्चुनिटी है। और हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत है, यंग लड़के लड़कियां हैं, तो टेक्नोलॉजी के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, तो हमें वी शुड एक्सप्लोर द कंट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं कर सका मैं बहुत सारों को लाया और अब आप देख रहे हैं गूगल का काफ़ी इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, बट काफ़ी शुरू के साल लगे। खैर वहाँ फिर मैंने ब्रेमर्स में जैसे ही किया तो मेरे कुछ दोस्तों में से एक ने मुझे कहा, जो उस वक्त गूगल छोड़ के ट्विटर जा चुका था, राइट, कि यार हमारी ट्विटर में भी कंसल्टिंग चाहिए। तो मैंने कहा कि यार मैं अपना काम अब आ गया हूँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, साथ साथ कर लें। तो फिर मैंने ब्रेमर्स के साथ 1 साल ट्विटर की कंसल्टिंग भी की और फिर ट्विटर छोड़ा तो मुझे फेसबुक से एक ऑफ़र आई। तो फिर मैंने कहा अब 2 बिग टेक बैजेस ले लिए हैं तो एक तीसरा भी ले लें। राइट। तो मैंने फेसबुक के साथ भी 6 महीने लगाए। मगर इन तीनों में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। एक, रिमेंबर मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, राइट, तो मैंने कोई कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा। तो तीनों में मैंने तीनों टेक कंपनीज में काम किया इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मैंने इन तीनों कंपनियों के लिए पाकिस्तान में पहला कंसल्टेंट रोल किया। राइट। यानी कि मैं इन कंपनियों की बाकी कंट्रियों में जाके काम नहीं किया, पाकिस्तान के लिए मेरा पहला रोल था। राइट। तो उस दौरान बहुत कुछ हुआ, बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे। यूट्यूब भी बंद हुआ, ब्लॉगर भी बंद हुआ, मगर बहुत और एक्सपीरियंसेस हुए। मुझे गूगल के चेयरमैन को पाकिस्तान में होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, उनको पाकिस्तान लाया, उनको पाकिस्तान दिखाया। तो मकसद ये था कि पाकिस्तान की PR वैल्यू इंक्रीज़ की जाए, ताकि गूगल का ब्रांड अगर कोई चीज़ करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी छोटी कंपनियों के लिए ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि इस कंट्री में अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस हुए। मतलब आप सोचें कि इन 9 सालों में गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई, एंड्रॉयड लॉन्च हुआ, क्रोम लॉन्च हुआ, गूगल मैप्स। आज हम सब ऊबर करीम इस्तेमाल करते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते कि पाकिस्तान के सारे मैप्स पाकिस्तानियों ने बनाए। अच्छा, दीज आर ऑल यूजर जनरेटेड कंटेंट। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सॉरी मैं थोड़ा सा दरमियान में एक सेगवे लूँगा, बट जो ये गूगल के मैप्स होते हैं, इज़ दैट ordinary people generating those maps, or is that someone sitting down, is like a data center that's filling them up? बिल्कुल। अभी आपने इससे पहले फिलीपींस का नाम भी लिया था। तो हुआ ये कि जब गूगल मैप्स लॉन्च हुए तो ज़ाहिर बहुत सारी कंट्रीज़ में पहले GPS वगैरह चलता था और वो डिफरेंट थे अवेलेबल टूल्स, मगर बहुत सारी कंट्रियों में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता था, जैसा पाकिस्तान या फिलीपींस वगैरह। तो और यहाँ की रेगुलेशंस अलाउ नहीं करती थी क्योंकि कंपनी कोई मैप्स ड्रॉ करे। राइट। तो कंपनी नहीं ड्रॉ करती थी, इसलिए गूगल ने एक टूल बनाया और उसका नाम था मैप मेकर। राइट। उन्होंने कहा यार कंपनियां नहीं करती, इंडिविजुअल्स तो कर सकते हैं अपना, तो एम्पावर देम। राइट। उस टूल से मैंने मैपिंग पार्टीज़ की। तो मेरी पहली मैपिंग पार्टी जो फास्ट लाहौर में की, फिर मैंने हर यूनिवर्सिटी में जाके की। तो बहुत सारे यंगस्टर्स दे गॉट एक्साइटेड कि अच्छा हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैप्स बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ ओपन सोर्स फ्री टूल्स अवेलेबल थे, बट वो इतने पॉपुलर नहीं थे, ओपन स्ट्रीट मैप्स और वो। तो समाउ गूगल की क्योंकि ब्रांडिंग भी थी और सारा, तो बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। करते करते
इन ब्लिंक ऑफ एन आई हमें लगा कि पाकिस्तान मैप होना शुरू हो गया है और वो मैप्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई और वो ट्रेसिंग करनी थी, मगर कई लोग हमारे सुपर मैपर्स बन गए पाकिस्तान से। एक बंदे ने 1-1 लाख एडिट्स किए। अच्छा, यानी कि ये स्ट्रीट है, ये वन वे है, ये रोड है, ये हाईवे है, ये वाटरवेज हैं, यानी कि यहाँ ये दरिया है, ये नदी है, नहर है। अभी कहना आसान है मगर लिटरली उसको ट्रेस करना वन वे डिफाइन करना सब कुछ उन्होंने हाथ से मैनुअली किया। यानी कि चलो यंग लड़के लड़कियों ने तो जो करना था कंट्रीब्यूट किया, वो डिजिटल नेटिव से। आपको पता है पाकिस्तान के सारे वाटरवेज किसने मैप किए? हमारे एक बड़े सुपर मैपर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, NHK नज़र हयात खान साहब। और वो ही वॉज अ रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट। अच्छा, बट ही वॉज पैशनेट अबाउट इट, राइट। और समा उन्होंने वाटरवेज करने शुरू किए और उन्होंने सारे वाटरवेज उन्होंने किए। तो वो हमारी मैपिंग पार्टीज़ पे काम आते थे ऑफ कोर्स, मगर हम उनको 1-2 दफ़ा अपने ग्लोबल इवेंट्स पे लेकर गया मैं उनको। तो वहाँ से पाकिस्तान मैप हो गया। पाकिस्तान मैप हो गया तो अब जो आप खड़े खड़े अपने घर के बाहर ऊबर कर लेते हैं और ऊबर टाइम पे आ जाती है और एग्जैक्ट लोकेशन पे आती है, इज़ बिकॉज कि वो फंडामेंटल फाउंडेशन सेट हो गई थी, राइट, जो कि हमारी आज की डिजिटल जनरेशन रियलाइज नहीं करती कि पाकिस्तान के मैप्स किसने बनाए होंगे, कैसे बने होंगे। और आप नोटिस करें पाकिस्तान के मैप्स बायलिंगुअल हैं, इंग्लिश में भी उर्दू में भी हैं सारे, ओनली बिकॉज कि हम सब ने खुद कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ये सारा यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। वेरी कूल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी बताता चलूँ, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बेस्ट मैप्ड कंट्रीज़ में है इन टर्म्स ऑफ यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अच्छा, और सबसे बड़ी सरप्राइज कि सबसे बेस्ट सिटी कौन सी होगी आपके ख्याल में मैप्ड पाकिस्तान की? सबसे ये रिवर्स पॉडकास्ट हो रही है। I think I would assume it's Islamabad because I feel like it's cleaner to map as well. और यहाँ डिजिटल ने जो जिसे कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए डेमोक्रेटाइज कर दिया है। फैसलाबाद इज द बेस्ट मैप्ड सिटी। Really? Yes. So that मेरे दिमाग में कराची लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान कंपटीशन आ रहा था। तो KLI से निकल गए हम डिजिटल की वजह से। वेरी कूल। वही फ़ोन, वही सब कुछ उनके पास भी है, हर जगह पे है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, हर सिटी में हर जगह वही इंटरनेट है। तो वो एम्पावरमेंट हर जगह आई। तो जो लोग ज़्यादा पैशनेट थे, जिन्होंने कम स्पैम ऐड की, जिन्होंने जेन्युइनली सही मैप किया और वैलिडेशन भी उनकी ठीक होती रही, तो ऑटोमेटिकली तो उससे पाकिस्तान मैप हो गया सारा। सो इट्स अ यूज़र जनरेटेड यूज़ केस कंट्री। बड़ी केस स्टडी है कि कैसे पाकिस्तान ने सारा मैप। वेरी कूल, वेरी कूल। थोड़ा सा मैं वापस लेकर आता हूँ, 19 में आई बिलीव यू फाइनली, नहीं सॉरी 14 में यू लेफ्ट गूगल, यू डिड short stints with Twitter and Facebook, and then 16 में you 17-18 I joined back full time, and then you've been there since then. Correct. इस वक्त कंपनी में कितने 100 employees, and you guys focus on what sort of like local करते हैं, international करते हैं? तो ज़्यादा लोकल काम है। हम फ्लो के साथ चलते रहे और हमारा लोकल में ब्रांड एक्विटी बिल्ड होती रही और हम लोकल को एक्सप्लोर करते रहे। अच्छा, डिड यू नेवर थिंक कि यार मैं, क्योंकि पाकिस्तान में जनरली ये होता है कि यार डॉलर के पीछे जाओ, इजी सीन है, हम ग्रोथ नज़र आती है उस हिसाब से, तो व्हाई डिड दैट थॉट नेवर अकर? सही सवाल है। शायद अब इतनी डिवैल्यूएशन के बाद आई थिंक ये रियलाइजेशन भी है कि हमें करना चाहिए। राइट। तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बाहर का काम भी, बट अभी भी मेजॉरिटी हमारा पाकिस्तान है। राइट। ज़्यादा। और somehow हमारी ना एक स्किल डेवलप हो गई डिजिटल मार्केटिंग की, और वो नीड भी बनती गई ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली हम फ्लो में उसमें चलता रहे, तो हमारा लोकल काम वहाँ चलता रहा। मगर हमने एक डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आपने कहा कि हम बाहर की थी, एक डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपनी प्रोडक्ट्स बिल्ड करते सर्विसिंग के साथ। राइट। तो हम प्रोडक्ट्स वाली साइड पे ज़्यादा आना शुरू हो गया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज पाकिस्तान में वी आर क्रिएटिंग एन एंटायर सॉर्ट ऑफ एन आर्मी ऑफ फ्रीलांसर्स जो कि सर्विसिंग इंडस्ट्री के पीछे बहुत ज़्यादा है। बट ये जो आपने बात बोली है प्रोडक्ट्स की तरफ, आई थिंक दैट्स फंडामेंटली इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडस्ट्री टू सॉर्ट ऑफ ब्लूम। थोड़ा सा ज़रा इसके पीछे थॉट बताएं। तो सर्विसिंग जो है ना, वो बड़ी पर्सन डिपेंडेंट होती है। राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक टीम मेंबर 4 कस्टमर्स को सर्व कर सकता है, तो मुझे अगले 4 के लिए एक और टीम मेंबर चाहिए, एंड सो फोर्थ, विच मीन्स कि जब आपने सर्विस स्केल करनी है तो आपको टीम भी स्केल करनी है। राइट। और जब आप टीम स्केल करते हैं तो फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिटर्मिन करना और मेंटेन करना और इंश्योर करना आसान नहीं रहता, मुश्किल होता रहता है। उसके हिसाब से आपको हर प्रोसेस को स्केल करना पड़ता है। तो जब आप प्रोडक्ट बना लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप स्केल कर सकते हैं विद द सेम बेयर मिनिमम सेट ऑफ टीम। तो अगर आपने 100 लोगों की 50 लोगों का एक प्रोडक्ट टीम बना ली है, तो वो 50 लोग ही उस प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे और ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट की जो यूज़र बेस है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए और सर्विसिंग में आप बड़े डिपेंडेंट होते हैं ह्यूमन फैक्टर पे। प्रोडक्ट पे आप
टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस आ जाती है। राइट। तो अगर आप सर्विसिंग से शुरू करें तो आइडियली इट्स बेटर कि आप प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो भी ऐड करें, तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छी रहती है आपकी। वरना सर्विसिंग में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी टीम मूव कर गई है, सारे लोगों ने नई जगहों पे भी जाना है, बेहतर जगहों पे भी जाना है और बेहतर सैलरीज पे भी जाना है, तो वो चीज़ें मूव करती हैं, रोल्स चेंज होते हैं, डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री चेंज होते हैं, डायनामिक्स ऑफ द टूल्स चेंज होते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, तो सर्विसिंग डिसरप्ट होती है। Right. इस तरह प्रोडक्ट भी डिसरप्ट होती है, मगर प्रोडक्ट में आपकी एक लॉयल्टी बन जाती है। राइट। और वो यूज़र्स या मर्चेंट्स या जो भी आपका यूज़ करें प्रोडक्ट, तो अगर वो उनको उनकी नीड पूरी कर रहे हैं तो वो दे विल कंटिन्यू बीइंग अ लॉयल कस्टमर, और वो आपको रिकरिंग रेवेन्यू एट द सेम टीम लेवल्स आपका रेवेन्यू इंक्रीज करता जाता है। तो आइडियली प्रोडक्ट इज़ द राइट थिंग टू डू, बट सर्विसिंग कई दफ़ा बहुत लुक्रेटिव होती है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इन दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करना आसान नहीं है। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, और हमने सही तरह मैनेज कर लिया कि सर्विसिंग भी करें और प्रोडक्ट्स भी डेवलप करें। Right. तो हम दोनों काम करते हैं। राइट। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के ऊपर ब्रैमर्स क्या क्या कर रहा है, बिकॉज आई नो देयर आर सॉर्ट ऑफ मल्टीपल स्ट्रीम्स, तो अगर हाई लेवल बताएं व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रीम्स? बिल्कुल। सो एक हमारी डिजिटल मीडिया एजेंसी वाला साइड है जहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं फॉर ब्रांड्स, SMEs, एवरीवन, और वो हमारा फुल स्केल फुल सर्विस डिजिटल एजेंसी है। सो हमारा कंटेंट, क्रिएटिव, डिज़ाइन, कम्युनिटी वगैरह वगैरह सारा कुछ हो रहा है। दूसरा हमारा जो फोकस है वो 2 की प्रोडक्ट्स हैं हमारी। एक हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर न्यूज़ मीडिया, जो इंडस्ट्री है उसके लिए। तो मोस्टली न्यूज़पेपर्स एंड TV चैनल्स दे यूज़ आवर टेक स्टैक फॉर देयर वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, और हम उनको हेल्प करते हैं मोनेटाइजेशन की तरफ भी। अच्छा, सो व्हाट डज दैट मीन? लाइक एक आम आदमी को अगर समझाना चाहें, हाँ, आप अपने जो टेक्निकल हो गया। हाँ। तो आम इन अल्फाज में अखबारों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि जब वो वेबसाइट्स बनाते हैं तो जनरली वर्डप्रेस या इस तरह का फ्री CMS यूज़ करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मगर वो जब एकदम ट्रैफिक आती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, ट्रैफिक ऊपर गई, तो वेबसाइट क्रैश कर जाती है। राइट। फिर उसको हर वक्त अपडेट करना। तो हमने उन जो जितने न्यूज़पेपर हमको कहते हैं आप ये काम ना हमारे पे छोड़ दें, हमारा मसला है। हमने अपना टेक स्टैक, अपनी एक पूरा प्रोडक्ट बना लिया हुआ है, आपको ये नहीं सोचना कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, क्या हो रहा है, ये सब हमारा मसला है, वेबसाइट डाउन नहीं होगी, विल टेक केयर ऑफ दैट। राइट। क्योंकि अब ऐसे ऐसा वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट हो रही हैं उनके लिए, सबके लिए, तो हम वो टेक की एश्योरेंस, हम उनके टेक्नोलॉजी पार्टनर बन जाते हैं। ठीक हो गया। हम कहते हैं आप अपने कोर प्रोडक्ट पे फोकस करें, आपका काम न्यूज़ क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करना, आप उस पर रहें, हम आपको टेक हम आपको दे देते हैं। राइट। तो क्योंकि ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स हैं वो डिजिटल फर्स्ट नहीं है, वो डिजिटल नेटिव नहीं है, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है और उनको इन हाउस कोई रिसोर्सेज नहीं रखने पड़ते। हम उनके साथ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या परफॉर्मेंस बेस्ड चल रहे होते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी की एक सर्टन प्राइस लेते हैं और वो बाकी सारा काम हमारा KPI बेस्ड उनके साथ चल रहा होता है। तो हम उनका टेक्नोलॉजी का हेडेक ख़त्म कर देते हैं, मकसद ये है, और उनको टेक्नोलॉजी से आने वाली ट्रैफिक को मोनेटाइज कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, उस पर भी हम उनकी हेल्प करते हैं उनको। अच्छा, इसके ऊपर आई लाइक टू गेट योर ओपिनियन ऑन दिस, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान में जनरली वेबसाइट मोनेटाइजेशन इज जस्ट लाइक आपने ट्रैफिक लेकर आया, आपने उसके गूगल एड्स लेफ्ट राइट डाल दिए, और उसके बाद फिर मसला उसमें ये भी है कि जो आपका ROI है, ये जो CPM कह लें उसको, वो इट्स वेरी मिनिमल, राइट? सो व्यूज़ लाना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में, देयर वे टू मेनी पीपल, बट द रेवेन्यू जनरेशन इज़ द टफर सॉर्ट ऑफ पार्ट, राइट? अच्छा, कंपैरेटिवली बहुत सारी न्यूज़पेपर्स हैं। द रीज़न वाई आई फील लाइक वन ऑफ द रीजंस वाई इन्होंने डिजिटल पे कभी फोकस ही नहीं किया। अब डॉन समा प्रॉब्ली इज़ द ओनली वन जिसको मैं देखता हूँ कि यार बड़ा अच्छा काम, स्टेलर काम कर रहे हैं डिजिटल पे। बाकी सारे ये हैं कि यार एक छोटी टीम साइड पे बैठी हुई वेब डेस्क के ऊपर अपना खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खेलते हैं। प्रॉफिट मैगजीन ऑनरेबल मेंशन है, क्योंकि नॉट ओनली वर दे एबल टू हैव अ डिजिटल फर्स्ट, not just digital first, but also stay away from the clickbait, stay away from all of those sort of enticing vices जो इस इंडस्ट्री में थी। और उन्होंने पे वॉल लगाई, और वो पहले पैसे दें और फिर पढ़ें, जो कि पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं पागल है। अब ये पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं करेगा। ना सिर्फ उन्होंने की, वो सक्सेसफुली की, और वो सक्सेसफुल करने के पीछे एक बहुत मेजर फलसफा डेफिनेटली ये है कि मतलब एज अ रीडर आई बॉट दैट सब्सक्रिप्शन, द कंटेंट वाज किंग, डेफिनेटली, कि वो कंटेंट ऐसा था कि वो पे वॉल मेड सेंस। करेक्ट। बट what's your experience? आपने कहा मोनेटाइजेशन की बात की, what are the ways to monetize for publishers in Pakistan? So बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर जो नोटेबल हैं, देखें, एक तो सबसे पहले मसला है कि जो आपने बात की ना, कहना बड़ा आसान है मेरे और आपके लिए कि अच्छा वो एड्स लगाने गूगल के और वो पैसे आने शुरू हो जाएंगे,
मगर वो जो एड्स के लिए अप्रूवल लेना है और जो उसकी डे टू डे कंप्लायंस है ना, कि रोज़ उनकी पॉलिसीज़ को कंप्लाई करना, वो आसान नहीं है। और ख़ास तौर पे एक ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर माइंडसेट के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? उनको बेसिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी आइडिया नहीं है कि किसी का इमेज उठा के लगाना है तो उसके लिए राइट्स लेने हैं। अब ये फंडामेंटल चीज़ें नहीं उनको पता है, जो मैं और आप अज्यूम करते हैं कि ये तो बेसिक्स हैं। तो वो जब उनको नहीं पता तो हम उनको उन बेबी स्टेप्स से भी गुजारते हैं, उनकी वहाँ भी हेल्प करते हैं। और उसकी वजह से जो बहुत सारे लोग अपने ट्राई कर करके अपने गूगल एड्स के अकाउंट्स बैन करवा चुके होते हैं, वो जनरली हमारे पास पहुँचते हैं धक्के खा के। तो फिर हम उनको स्ट्रीमलाइन करते हैं, उनकी टीम्स को ट्रेन करते हैं, उनको प्रोसेस बिल्ड करके देते हैं कि टेक्नोलॉजी को रैंडम एडहॉक ना चलाओ, ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, इसके थ्रू चलाओ। तो वो थोड़ा सा हमें जो है ना उनकी वो वाली जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है वो काफ़ी करना पड़ता है। और फिर वो सिस्टम में आना शुरू होते हैं। जब वो आ जाते हैं तो उनके लिए वो एड्स भी उस ट्रैफिक पे रीजनेबल होते हैं, बिकॉज उनके पास ट्रैफिक बहुत होती है, जैसे आपने कहा। मगर पाकिस्तान में इसलिए एड्स के पैसे कम है कि डिमांड और सप्लाई और एडवर्टाइजिंग जो है वो थोड़ी है। तो फिर डिफरेंट तरीके हैं। फिर तरीका ये है कि ये आपका बैकफिल बनना चाहिए गूगल। इसके ऊपर आपकी कोशिश होनी चाहिए कुछ प्रीमियम एड नेटवर्क्स लगा लें, ठीक है, जो अब आने शुरू हो गए हैं, जो आपको पेमेंट्स कर दें पाकिस्तान में। आपने वो मैनेज कर लिया तो इसके ऊपर आपके पास आ गया डायरेक्ट सेलिंग। फिर आप एक सेल्स टीम छोटी बना लेते हैं जो डायरेक्ट ब्रांड्स को जाके, एजेंसीज को जाके सेल करती है। और अगर उन्होंने प्लेसमेंट्स दे दी हैं आपको, तो आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ते आउट ऑफ अ मंथ कम से कम आपको प्लेसमेंट मिल गई, बाकी 2 हफ्ते आपने बैकफिल भी लगा लिया। राइट। तो देयर आर डिफरेंट वेज कि आप मोनेटाइज कर सकते हैं। आप उसको बेसिकली जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो आप मैनेज कर रहे हैं। करेक्ट। हम उनको गाइड भी करते हैं कुछ चीज़ों में जो हम इन हाउस नहीं करते, बाकी हम उनमें गाइड करते हैं। मगर जो चीज़ हम करते हैं हम कोशिश करते हैं हम ऑटोमेटेड वाली करें। हम मैनुअल वाला पार्ट उनको गाइड कर देते हैं, ट्रेन कर देते हैं, समझा देते हैं, मगर वो उनको पता नहीं होता तो वो एटलीस्ट उस पर शुरू हो जाते हैं। और जो सेल्स टीम एसेंशियली कर रही है वो इनकी सेल्स टीम जाती है या वो अब आपने एड नेटवर्क बनाना हम उनकी सेल्स टीम रहती है, बिकॉज वो रिलेशनशिप हम उनका डायरेक्ट रहना चाहते हैं। राइट। हम नहीं चाहते कि हम उसके You never got into the ad network side of things. Why not? एक्चुअली बनाया था हमने एक दफ़ा। Didn't work out. हाँ बिल्कुल। आई थिंक हम बहुत अर्ली थे उस टाइम के लिए। Right. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस साल किया था, आई थिंक 2010-11-12 की बात होगी। हमने बनाया था click.pk। अच्छा। और वो एड नेटवर्क था। Right. और हमने कुछ वेबसाइट्स पे शुरू भी किया, बट वो जो कहते हैं ना चिकन एंड एग वाली सिचुएशन की, एडवर्टाइजर और पब्लिशर, What comes first, तो तब डिजिटल अभी इतना नहीं था। तो अब इफ़ यू लुक बैक इन हाइंडसाइट तो इतना वॉल्यूम्स ही नहीं थे कि हम शायद उसको फिजिबल कर पाते। हाँ, बट हमने की थी, एक्सपेरिमेंट किया था, कोशिश किया था। Right. हमने अपना पूरा हिस्सा पूरा किया। Right. So Bram is digital. That's there, and then publisher is there. बिल्कुल। What's the third thing? सो मेरा जो फोकस है सबसे ज़्यादा वो फिशरी पे है। अच्छा। प्रीमर्स भी चल रहा है, पब्लिशर भी चल रहा है। फिशरी इज़ एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। Right. और ई कॉमर्स ये जो हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया, ये हमने देखा कि पहले हम सर्विसिंग कर रहे थे सारे, जैसे हम सर्विसिंग कर ही रहे हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास आते थे कि यार ये वेबसाइट ई कॉमर्स की बना दें। तो हमने डिफरेंट टूल्स, कभी वो कॉमर्स लगाना, मजेंटो लगाना, सब कुछ करना। देन वी रियलाइज़ कि इन सब में बहुत कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है पाकिस्तान के लिए, इंटीग्रेशंस करनी पड़ती हैं हर दफ़ा, सब कुछ। तो हमने क्लाउड बेस्ड एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना बना दिया। Right. और वो भी हमने कस्टमर साथ बनाते बनाते उसको इतना मेच्योर कर लिया है कि अब वो इट्स अ फुल स्केल रीजनेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और हमारे जो मर्चेंट्स हैं वो उनको बहुत सारी कस्टमाइजेशन के साथ, बहुत सारी इंटीग्रेशन के साथ सब कुछ प्री सेट मिलता है। Right. तो सो आई मीन दैट्स क्लोजर टू माई हार्ट राइट नाउ, एंड आई एम मोर गेयर्ड टूवर्ड्स दैट। और उसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ेदार रीज़न है, ई कॉमर्स में डिजिटल मार्केटिंग भी बड़ी मज़ेदार है, सारा मज़ेदार है काम। बट ई कॉमर्स में ना डॉलर इन डॉलर आउट आप मेजर कर सकते हैं। $10 लगाए, $100 निकाले, तो बड़ा इट्स अ मेजरेबल थिंग और इंस्टेंट है, फ़ौरन नज़र आ रहा है, इधर पैसे डले, उधर महीने के एंड पे आपके पास नज़र आ रहे हैं। तो वो जो उसका एक नशा है वो ज़रा फ़र्क है ई कॉमर्स का। ना सिर्फ वो है बल्कि क्योंकि पाकिस्तान की डिजिटल इकोसिस्टम भी ग्रो कर रहा है, मोबाइल नेटवर्क्स बेहतर हो रहे हैं, 4G आ रहा है, लोगों के हैंडसेट डिवाइसेस बेहतर हो रहे हैं, तो ई कॉमर्स नेचुरली ग्रो कर रहा है। तो वो आपको ग्रोथ वैसे भी ऑर्गेनिक भी नज़र आ रही है। और तो वो सब कुछ मिला के जो मेरा फेवरेट इस वक्त आई वुड से बेबी है वो फिशरी ई कॉमर्स है। Right. थोड़े से 2-3 सवालात इसके pertaining to this. How do you differentiate between fisheries and दुकान? Monis was here a little while ago and very similar sort of. जब मैं सुन रहा था तो it feels like it's a very similar sort of platform. How do you differentiate? तो बिल्कुल, आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहली बात, मार्केट का पाई साइज बहुत बड़ा है। Right. और किसी भी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दुकान इज़ मोर फोकस टू वर्ड्स, मेरे ख्याल में जो हमारा असेसमेंट है
कि वो अर्ली स्टेज जो लाइव जाना चाह रहे हैं, जो अभी ब्रिक एंड मोटर से फ़ौरन लाइव जा रहे हैं, और मोस्टली कॉर्नर स्टोर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वो सारे जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स, वो सब उन सब पे ज़्यादा फोकस है। हम वो भी करते हैं, बट हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो उन SMEs पे जो इस स्टेज से ज़रा सा आगे चले गए हैं, राइट, जो अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, उन्होंने फंडामेंटल्स कर लिए हैं, वो ज़रा सा आगे की एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। सो हम उनके और Shopify प्लस के समवेयर इन बिटवीन कहीं बैठते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये था कि Shopify के साथ आप किसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपने तो आंसर कर तो दिया। हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो शायद Shopify प्लस पे नहीं मिलते होंगे आपको, राइट, पे ही सिर्फ मिलते हैं, विच इज़ अ रीजनेबली पेड पर मंथ सब्सक्रिप्शन। तो हमने वी आर समवेयर इन बिटवीन। तो एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आप ये भी कर सकते हैं, ये वही सवाल है जिस तरह की टोयोटा करोला अच्छी है, होंडा सिविक, इट्स एन ऑलवेज ऑन, बट हमारा फोकस ये है कि हम प्री इंटीग्रेटेड टर्न की हेडेकलेस टेक्नोलॉजी स्टैक देते हैं, और हम उसके साथ मॉड्यूलर सर्विसेज देते हैं कस्टमाइज्ड, राइट, ताकि SMEs को जो सर्विसेज चाहिए, सो हमारा कॉल सेंटर टाइप सर्विस नहीं है, इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड बुटीक सर्विस, कि आपको जो चाहिए, जो स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, किसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, किसी को पेड मार्केटिंग चाहिए, किसी को स्टोर मैनेजमेंट चाहिए, किसी को फोटोग्राफी, जो भी है, तो भी हम उनको मॉड्यूलर सर्विसेज ई-कॉमर्स की वैल्यू चेन में सारी देते हैं। really? So it's not just like a tool that you can, so it's not just यहाँ पर differentiation ज़्यादा अच्छी है ना कि Shopify से, कि मैं अगर, so मैं आपको थोड़ा सा सॉरी बैकग्राउंड नहीं प्लीज। My wife has we're wrapping that up. The video is gonna be out soon. मैंने पहले बता दिया, but she had a small business. Planners बनाती थी वो पाकिस्तानी, made in Pakistan, and it was sort of like a, समझ लें कि merch store भी था, because as an influencer, that's something that close to her, so she was selling that. And we use Shopify. We've been using that for 3 years now. This is the 4th year अब हमारा चल रहा है। अच्छा, उसमें बहुत सारे मुझे मसले नज़र आए, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी। बिल्कुल सही। अच्छी बात क्या थी, प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत दफ़ा काम करना पड़ा। मैं कंप्यूटर साइंस मेजर हूँ, जनरली टेक्निकल कोई भी चीज़ आती है ना, हम ना आती है, कहते हैं ये आप ही करेंगे, इंटीग्रेशन करनी है, कुछ करना है, कोई एक्टिवेशन करनी है, ठीक। सो उसमें जो बेसिक सेटिंग अप एंड एवरीथिंग वाज वेरी फ्लुएंट, बट देन टैक्सेस की बात है, या इंटीग्रेशन, लोकलाइजेशन, वो तो कोई मजाक ही नहीं है। वो तो अच्छा, पहले तो मुझे करना पड़ा, और मैं भी बहुत सारे एरियाज में रुक गया, इवन एज ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। सर मैंने 2-3 दफ़ा ईजी पैसा को बोला, उन्होंने कहा जी API, एक तो वो गायब हो जाते हैं, पहली बात है, वो तो सुनते ही नहीं, अब तो कोई वो ना हो। बड़ी मुश्किल से जब वो आते हैं तो वो ऐसा एक अजीब सा पैकेज भेजते हैं आपको, क्या कहते हैं यार, यू नो व्हाट, लाइक आई एम जस्ट गोना डू कैश ऑन डिलीवरी एंड बैंक ट्रांसफर एंड दैट्स इट। When in actuality बड़े मजे के नंबर से लगता है ये बड़ी अच्छी बात करें। ये वो बातें जो मुझे SMEs को समझानी पड़ती हैं कि चैलेंजेस हैं। वो प्लेटफॉर्म फैंटास्टिक है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बल्कि दी बेस्ट इन द वर्ल्ड प्रॉब्ली, मगर पाकिस्तान के लिए लोकलाइज नहीं है। आई थिंक यूटिलिटी यहीं पर आएगी ना बेसिकली। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और वो नुस्खे की बात बड़ी आपने भी बात की, एक SME के लिए ना अपना दिन का टाइम देखना है कि मेरे लिए वैल्यू ऑफ टाइम क्या है। हर कोई हर काम कर सकता है, जैसे आपने कहा, आपने भी बैठ के काम कर लिया आपने, मगर आपने देखना है मेरे वो 2 घंटे जो लगे, क्या मुझे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, या मैं किसी से वो काम करवा लूँ और ये काम मैं अपनी प्रोडक्ट पे और उस पर टाइम इन्वेस्ट करूँ। आई थिंक वो ये रियलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। फिंगर होल्डिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, हैंड होल्डिंग कहलाती है, राइट। सो अनडाउटेडली शॉपिफाई, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। शॉपिफाई का अपना यूनिवर्सिटी है, वो सारा कुछ है, पर्टिकुलरली शॉपिफाई मार्केटिंग फिनोमिनल। द फैक्ट इज, मैं 2 दफ़ा घुसा उसके अंदर, मैंने फेसबुक इंटीग्रेट करने की कोशिश की, मैं फेसबुक के उस पर जाके मेरा सर पकड़ के बैठ गया, पिक्सल नहीं इंटीग्रेट हो रहा, पिक्सल भी हो गया सर, वो पता नहीं क्या, कभी किसी का कौन सा पिक्सल हो गया, कभी मैंने 4 पिक्सल क्रिएट कर दिए। इट वाज माइंड ब्लोइंग। मोर इम्पॉर्टेंटली, आधी चीज़ें मैं करता था, अच्छा जी इंस्टाग्राम स्टोर इज नॉट अवेलेबल, अच्छा मैंने अब वहाँ पर लेकिन कुछ टिक कर दिया है, यहाँ पर कुछ मसला हो गया, इट्स अ नाइटमेयर। एंड द फैक्ट इज, too many options. The honest to God fact is, I, being a computer science person, having a digital media company, content creation company, being an expert in this field apparently, and a digital native, मैंने ज़्यादातर जो अपना माल बेचा, वो सारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बेचा, अपने नाम पे बेचा। मैंने तो मीडिया बैंक में मैं गया ही नहीं, ठीक है। एंड अगर मैं आपको नंबर्स दिखाऊँ ना, और मेरे दोस्तों ने आगे कहा कि यार मुदम्मिर, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, लाइक यू कुड हैव मेड सो मच मनी, but the fact is कि यार I did not have the time to get into it, and I knew, मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। मेरा कन्वर्जन आ रही थी ऑन एन एवरेज प्लानर, कन्वर्जन आ रही थी 14 सेंट्स, ठीक है।
14 सेंट्स मेरा ख्याल 150 का डॉलर था उस टाइम के ऊपर, बन गया आपका वॉट 21 रुपीज़। ठीक है, मैं आपको अगर अपने मार्जिन बताऊँ ना तो इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस कि मैं मीडिया बाइंग नहीं करूँगा, बट टाइम नहीं था। एंड इफ देयर वाज समवन आउट देयर हु कुड हैव हेल्प्ड मी थ्रू दैट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। हम कहते हैं आप SME हैं, आप अपनी प्रोडक्ट पे, अपनी प्रोडक्ट असॉर्टमेंट पे, प्रोडक्ट प्राइसिंग पे, पैकेजिंग पे, ब्रांडिंग पे, कंटेंट क्रिएशन पे, इन वैल्यूबल चीज़ों पे टाइम लगाएं जो आप समझ रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि आसान है। राइट, वो आसान नहीं है, दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम। आपको भी अंदाजा होगा, आपने किया है, मर्चेंडाइज पैक करके रोज शिप करना भी एक पूरा एफर्ट है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा effort आपको अंदाजा होगा, अगर बेगम ने आपसे काम करवाया तो आपको पता होगा। तो हम ये कहते हैं आप उन चीज़ों पे फोकस करें, टेक्नोलॉजी स्टैक और मार्केटिंग स्टैक, ये हमारा मसला है, हम आपको कर देंगे। तो दैट्स एग्जैक्टली, तो हमने फिशरी टेक्नोलॉजी स्टैक देता है और हमारे पास मार्केटिंग, मैंने आपको बताया हम एजेंसी रहे हैं, हम कर रहे हैं एजेंसी का, तो हमें मार्केटिंग स्टैक भी अच्छा है। तो हम इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्लस जो भी उनको एड ऑन सर्विस चाहिए, किसी की फोटोग्राफी अच्छी नहीं है उनको गाइड करते हैं, वो कहीं से करवाना चाहें करवा लें, हमें कहें तो हम करवा देते हैं, हम कर देते हैं। तो हमने उनको वो सब मॉड्यूलर कर दिया है। राइट, जैसे आपकी मर्जी। मकसद ये है कि हम उनको बाइंड या लॉक नहीं करना चाहते। हमारा मकसद है आप आएँ, जब तक आपके लिए फिशरी फीजिबल है इसको लेवरेज करें, उसको तो आप ग्रेजुएट करना चाहते हैं कोई बहुत एंटरप्राइज सोल्यूशन पे ज़रूर जाएं, मगर शुरू के टाइम पे आपको नहीं चाहिए। वो भी आपकी डिजिटल एजेंसी बना देगी। करेक्ट, वो हम कस्टमर बनवाना तो वो भी कर देते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेट कर लिया। जी बिल्कुल कर दिया, मगर हम रेकमेंड ये करते हैं कि जब तक आपकी महीने की कम से कम 2, 4, 5, 10 करोड़ की सेल नहीं होती, फिशरी इज वेरी रीजनेबली परफेक्टली फिट फॉर यू। अच्छा चलें, मैं इसको एक और सवाल थ्रो करता हूँ। देखिए, मार्केट में इस वक्त हर किस्म का सेलर है, राइट? अभी एक सेलर है जो उस दिमाग में अभी बैठ के ना कह रहा है कि अब मैं सेलिंग शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, ये वाला सेलर आज ही मैंने करनी है। इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे हैं जो कि महीने में 4 प्रोडक्ट्स बेचते हैं। करेक्ट, स्मॉल खवातीन है, घर से बैठ के उन्होंने कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर वो सेलर है जिसने लाइक यू मेंशन ब्रांड है, या मैं अपना अगेन एक और सरप्राइज, आई एम गोइंग टू लॉन्च अ ब्रांड वेरी वेरी सून। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ प्रॉब्ली 8 SKU से मैंने शुरू करना है, मुझे पता है मेरी अपनी एक मार्केट है, मैंने उसको लेवरेज करना है, मैं उसके थ्रू वो कर लूँगा। एंड देन देयर आर, उससे ऊपर आता है प्रॉब्ली वो बंदा जो कि शॉप ओन करता है, ब्रांड ही है बेशक उसके पास, लेट्स से 40-50 SKUs हैं, डेफिनेटिव है, सीज़न के हिसाब से बदलते हैं, और महीने की वो तकरीबन लेट्स से कि 4 to 6 मिलियन की सेल कर। अच्छा, मेरे केस में मैं एक्सपेक्टेड सेल है जी 1 to 2 मिलियन, ठीक है, अज्यूमिंग, ठीक है। हु वुड बी अ वैल्यूएबल कस्टमर फॉर यू, बिकॉज आई नो कि इसमें ना आपने भी वो करना होगा, हमारा सेगमेंट है, हमारा डिफाइंड सेगमेंट है, क्योंकि उससे छोटा सेगमेंट जो है ना वो एक्चुअली आपको कॉस्ट ज़्यादा है और करेक्ट आउटकम का, और वो हमारा फोकस नहीं है। राइट, हमने जो हमें समझ आती है, जिनको हम हेल्प करते हैं, वो SMEs हैं जो ब्रांड कॉन्शियस हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक कुछ होते हैं बॉक्स मूवर्स, वो ब्रांड नहीं बिल्ड कर रहे होते, राइट, इधर से लिया, ट्रेडिंग मार्जिन रखा, आगे निकाल दिया, राइट, दे आर ओके, वो उनका बिजनेस इज गुड, बट वो शायद हम उनमें उतनी वैल्यू नहीं ऐड कर पाते। आई थिंक दैट्स ज़्यादा बेहतर है ये कहना कि हम एंड उसके अंदर आई थिंक अगर मैं प्योरली बिजनेस के से भी देखूं तो इफ दैट मार्जिन इज देयर देन दैट रिक्वायरमेंट फॉर दैट एक्स्ट्रा वो बनता ही नहीं, वो वैल्यू चेन में आता ही नहीं आता है। और वो ना उनका फोकस नहीं होता किसी एक SKU को, क्योंकि वो रिपीट नहीं होता, हर दफ़ा नई चीज़ लाते हैं, नई चीज़ आगे बेचते हैं, तो वो उतना एफर्ट नहीं करते फोटोग्राफी और चीज़ों पे, दे जस्ट वो बॉक्स निकालना चाह रहे होते हैं। हम B&B में जो दूसरा B है ना, ये बॉक्स मूविंग कहते हैं, दूसरा B ब्रांड है। ठीक है, वो लोग जो कहते हैं कि मेरा एक डिज़ाइन चल जाए तो मैं इस डिज़ाइन को चलाता रहूँ, राइट, वो ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे होते हैं, और उसमें वो एक सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी होती है कि यार, राइट, और वहाँ लॉयल्टी और वहाँ और बहुत फैक्टर्स आने शुरू होते हैं, राइट। अच्छा, फिर वो डिस्काउंट्स, कूपन्स, उनको बहुत सारी और चीज़ें चाहिए होती हैं, क्रॉस सेल अप सेल कैसे करना है, उनको ईमेल न्यूज़लेटर्स भी जाने रेगुलरली, उनको SMS अलर्ट्स भी चाहिए, उनको इसके साथ ही अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिक भी चाहिए और उनको पेड भी चाहिए, राइट। तो हम उस सेट ऑफ SMEs को जो है हम सर्विस करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। और फिशरी वहाँ बहुत अच्छा इजीली आप प्लग एंड प्ले जो है ना वो बहुत इजीली होता है कि उनको बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि सब कुछ प्री इंटीग्रेटेड है, आप अपनी फोटोग्राफी डालें, गो लाइव, और साथ ही अपनी पूरा इकोसिस्टम, बिकॉज खाली शॉप बनाने से तो नहीं होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, फिर मार्केटिंग भी करनी है, फिर जब मार्केटिंग करेंगे तो सोशल मीडिया भी मैनेज करना पड़ेगा, फिर कम्युनिटी भी मैनेज करनी है, तो हम उनको पूरी वैल्यू चेन प्रोडक्ट एंड सर्विस कंप्लीट देते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या ये हाउ डज इट वर्क? एक होता है ना कि लम सम, अच्छा ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, मैं जब भी पाकिस्तान में लोकल सर्विसेज को कांटेक्ट करता हूँ, 4 मिलियन सर, 5 मिलियन, तो दैट डजंट वर्क। लाइक स्केल के ऊपर अगर मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है, लाइक टेक अ पाई ऑफ माय रेवेन्यू, राइट, डोंट टेक अ पाई। बस आपने मेरा आंसर खुद ही दे दिया। अच्छा, सो व्हाट आर यू? तो हम उनके साथ पे एज यू ग्रो मॉडल पे हैं। ठीक है।
तो हमारा मकसद ये है कि आपको कैपेक्स ना इन्वेस्ट करना पड़े, आपको अपफ्रंट एज एन SME पैसे ना लगाना पड़े। हम खुद SME हम रियलाइज़ करते हैं नहीं आपके पास अपफ्रंट पैसे होते। नंबर 1, नंबर 2 आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ग्रो कर जाऊँ, सेल बढ़ जाए तो फिर शेयर लेते हैं, तो हम उनसे रेवेन्यू शेयर लेते हैं। ओके, तो हम उनके साथ ग्रो करते हैं। राइट, तो हमारी स्किन इन द गेम है। Right. अगर वो नहीं ग्रो कर रहे तो हम भी नहीं ग्रो कर रहे। राइट। एंड तो इसलिए हम भी हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में। व्हाट्स द मिनिमम सॉर्ट ऑफ स्केल जिसके ऊपर आप कहेंगे कि यार ये बंदा जो इतना मूव कर रहा है, चलें ब्रांड वाली बात तो मुझे समझ आ गई, मैंने बिल्कुल पीछे नंबर स्टार्टअप पैकेज है हमारा 2,500 रुपये महीना, सिंपल फ्लैट, नो कन्फ्यूजन्स। उसमें आप अप टू 3 लाख रुपए की GMV पर मंथ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, फुल फीचर्ड प्रोडक्ट यूज़ करें। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल इजी पैसा इंटीग्रेट करना है, सब प्री इंटीग्रेटेड, ऑल इंक्लूडेड, क्रेडिट कार्ड, इजी पैसा, जैस कैश, पेमेंट गेटवे सारे इंटीग्रेटेड हैं। हम आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करा देते हैं। और इंटरेस्टिंगली वी आर नाउ वर्किंग ऑन लॉन्चिंग फिशरी पेमेंट्स एज वेल। तो आप पेमेंट्स भी हम रिसीव करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स भी सब इंटीग्रेटेड हैं। अच्छा, TCS, MNP, कॉल कोरियर, BlueX, you name it, everything is pre-integrated. I'm a little enticed. I generally don't get enticed, but now I'm enticed too. और आप कहते हैं बदर यार एक नया पेमेंट गेटवे आ गया है, एक नया लॉजिस्टिक्स कंपनी आ गई है, ये मुझे अगले हफ्ते चाहिए। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वी विल इंटीग्रेट दैट फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन द सिस्टम। राइट। तो हम अपडेट करते जा रहे हैं नई इंटीग्रेशंस और पुरानी इंटीग्रेशंस की APIs। आपको पता है हर वक्त जो अभी आप बात करते, हर वक्त API, ना सिर्फ API इंटीग्रेशन करनी है, फिर आपने कन्फिगर भी करनी है, फिर टेस्ट भी करने, ये सब हमारी सरदर्द है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगेन हमारी इस जो सॉर्ट ऑफ SME थी, उसके अंदर हमने पहले कॉल कोरियर को करा। कॉल कोरियर वाला तो बिल्कुल ही देसी था ना, इधर से कॉपी पेस्ट, कभी गलती से सेल। अच्छा, प्लानर्स हैं, ईयर एंड पे बिकते हैं, तो जो 400-500 यूनिट अगर एक दिन में निकलना है तो भाई जी आप तो बैठ गए, सारे कॉपी पेस्ट के अंदर ही बैठ गए। फिर उसके बाद हमने TCS किया। TCS ने हमें दिया जी एक अदद वो दिया, API दिया। उन्होंने कहा जी शॉपिफाई पे इंटीग्रेट हो, या हमने कहा जी दुनिया ही बदल गई, कमाल हो गया सर। उसको इंटीग्रेट करते करते और बेसिक चीज़ें थी, वो उनको कॉल करें, उनके बंदा सर खुजा रहा है। फिर उन्होंने पीछे कोई डेवलपर का दिया, उसने बड़ी मुश्किल से पता नहीं ये की जनरेट करें, फिर और ये बेसिक चीज़ें, बड़ी बेसिक फंडामेंटल्स है, बहुत छोटी है। ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हर जगह दुनिया में अवेलेबल है APIs की। आप एक वो बेसिक देते हैं, की जनरेट, वो नहीं की जनरेट होगी, फिर लॉगिन अकाउंट उधर जाएगा, फिर वो उसके बाद इधर जाएगा। इट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड कि मैं तो कर गया, क्योंकि मैंने अगेन कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ था। मेरी एवरेज होता ना, तो शी वुड हैव बीन लाइक यू नो व्हाट, लाइक मिस कराएं, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक। सो इस केस में हर ऑर्डर का डेटा आप शिपिंग के लिए कॉपी पेस्ट कर रहे करते हैं, ईच फील्ड, नेम टू नेम, एड्रेस टू एड्रेस एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। मैं 2019 की बात बता रहा हूँ। 2020 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिर ये कि ऑटोमेटेड सिंगल क्लिक पे हो गया। ठीक है। आपके केस में जो आप कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेटेबल है, पहले तो इंटीग्रेशन ये है कि यार आपने कहा कि सब लोग की एग्जिस्ट करती है, और मैं जो है जी आपको API दे दूंगा, आप जी बैठ के इसी तरह शॉपिफाई TCS टाइप घूमते नहीं, फिर तो फायदा ना हुआ ना कुछ तो। नहीं, विच मीन्स कि सीमलेस इंटीग्रेशन है। जो डेटा आ रहा है कस्टमर का वो ऑटोमेटिकली पास ऑन हो रहा है। आपने नहीं कुछ करना, आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है कि मैंने ऑर्डर को शिप करना है, तो मेरे वेयर हाउस में है, तो मैं सिर्फ वो क्लिक कर दूँ, बस क्लिक करना है, सब ऑटोमेटेड है। उनको ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाता है, उनको पता चल जाता है उनके बंदे ने वेयर हाउस से आपके पिक करना है, वेयर हाउस कौन सा नॉमिनेटेड है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। वेरी वेरी कूल। एक लास्ट सवाल फिशरी में, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। बट मुझे ये बताइएगा कि अनदर मेजर प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड वाज टेक स्टैक को साइड पे रखें, मे बी टेक ही है, बट ऑर्डर मैनेजमेंट जो फिजिकल होता है ना आपका, जिसमें बार कोडिंग का सिस्टम होता है। आई रिमेंबर आई वेंट टू दी येलो फैक्ट्री, हमारे गुड फ्रेंड, तो उसने इन्वाइट किया, हमने जाके देखा, उसने नेटिव पूरी बनाई हुई है, बहुत कमाल की बनाई हुई है, शॉपिफाई पे आई थिंक वो रन कर रहा है। वो चीज़ मैंने पाकिस्तान में ढूंढी, मुझे एज अ सर्विस नहीं मिल सकी कि ठीक है उसका कैपेक्स है, हार्डवेयर मैंने खरीद लिया, बट मुझे कोई बंदा आए और आके उसको सेटअप करके दे दे कि यार ऑर्डर जा रहा है, ऑर्डर आ रहा है, मेरा एक स्टिकर लेबल प्रिंट करे, वो उसके ऊपर डाल दे कि मुझे पता है कौन सा था, कब गया, कब आया। और जब मैं टीम को मैं एक्सपैंड ही नहीं कर सका कभी, समझिए, क्योंकि मैं उन लॉन्चों में पड़ा रहता था, यार मैंने बंदा हायर किया हुआ है, उस बंदे ने सही पैक नहीं किया, आउट पे जाते हुए क्या हुआ, किसी ने वेरीफाई किया नहीं किया, तो वो उस किस्म की ट्रैकिंग अगर अगेन उसमें ख़त्म हो गया आपकी सर दर्द। अच्छा, सॉल्व्ड प्रॉब्लम। सो हमने ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज भी इंटीग्रेट कर दी, और हमने एक्चुअल पार्टनर्स वाइज हमने इसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट सर्विस, तो हमने राइट पार्टनर से कर लिया। अब आप अगर छोटे SME हैं या जो भी SME है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं, आपने सिर्फ अपनी फैक्ट्री के वेयर हाउस का बता देना, यहाँ से पिक कर लो, ठीक है, उसके ऑनवर्ड्स सब कुछ टेकन केयर ऑफ है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ से ले ली 100 यूनिट से उठा लिए, वो हमारी पार्टनर कंपनी अपने वेयर हाउस में रखेगी, उन्होंने सब जगह वेयर हाउस बनाए हुए, वेयर हाउस में रखेंगे, आपको उसका रियल टाइम
लेजर मिल रहा होगा कि 100 में से 5 शिप हो गई हैं, 3 रिटर्न आई हैं, 1 कैंसिलेशन थी, 1 डैमेज्ड है, सब कुछ रियल टाइम आपके पास होगा, इतनी बच गई हैं, इनको बता दें वापस शिप करना है आपके वेयर हाउस, क्या करना है, पैक करना, लेबल लगाना, QR कोड बनाना, बार कोड लगाना, ट्रैकेबिलिटी करना, सब कुछ इज अ फुल सर्विस सोल्यूशन इजीली टेकन केयर ऑफ. अच्छा, so you just focus on the brand building and you just बहुत focus on the ज़रूरी है products. कि SME को ब्रांड पे और प्रोडक्ट पे फोकस करना है. हमारे यहाँ हम टाइम नहीं लगाते अपनी चीज़ पे, हम उसकी ना वो फिनेस जो वो है ना वो नहीं करते, गलत मतलब बहुत जल्दी में काम करने की और शॉर्टकट्स की कोशिश करते हैं. हमारे चीज़ों में ना वो चीज़ लाने की ज़रूरत है. अगर आप बाहर देखें तो SMEs ना अपनी प्रोडक्ट पे बहुत फोकस करते हैं, उसकी हर एंगल से देखेंगे, यूजेबिलिटी, यूज़र एक्सपीरियंस, कंपेरेटर्स क्या कर रहे हैं, ब्रांड, कम्युनिकेशन. वो हम समझते हैं कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा किसी इंटर्न को कह दो कर दो तो ठीक हो जाएगा. अब वो बहुत ज़रूरी है ब्रांड बिल्ड करने के लिए. प्राइस कंपैरिजंस करना, देखना कंपेरेटर क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक किधर से आ रही है, ट्रैफिक सोर्सेज को देखना. फिर अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने टेक्नोलॉजी के एंगल से या मार्केटिंग या फुलफिलमेंट के एंगल से तो ई-कॉमर्स देख लिया, मगर ई-कॉमर्स बिजनेस के अपने KPIs हैं. आपने बिजनेस को कैसे देखना है, ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा, उन KPI से फोकस करना जरूरी है. मेरे रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है, मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, मैं ये सब चीज़ें बहुत सारी ज़रूरी हैं. एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है मेरी. अब ये चीज़ें अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो एक ई-कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुल नहीं बन सकता. तो हम ये सब जो एजुकेशन है, जो मेंटोरिंग है, जो गाइडेंस है, ये हम अपने SME पार्टनर्स पे साथ शेयर करते रहते हैं रेगुलरली. कि आप ये चीज़ परफॉर्म करिए, ये नहीं करिए, आप यहाँ लैग कर रहे हैं, ये चीज़ें इंप्रूव करने वाली हैं. ये ग्लोबल कैलेंडर है, ये लोकल कैलेंडर है, ये इवेंट्स आ रहे हैं, इनकी तैयारी करने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह. तो हम उनको हर चीज़ में, फॉर एग्जांपल कोई शिपिंग का नया पार्टनर है, हम उनको खुद बताते हैं ये ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें. ये पेमेंट का नया पार्टनर है, इसको ट्राई करें. अब आपने देखा आजकल बाय नाउ पे लेटर बहुत चल रहा है, BNPL आ गया है, शिपिंग में इनोवेशन आ रही है, फुलफिलमेंट में आ रही है. तो हम अपग्रेड करते जाते हैं और साथ साथ उनको इन्फॉर्म करते जाते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, आप ये कर सकते हैं. और इंटरेस्टिंगली हमारे मर्चेंट्स भी हमें बता रहे होते हैं. ज़ाहिर उनको भी पता चलता है कुछ नई चीज़ें, वो हमें कहते हैं यार ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोकलाइज्ड हैं, हम ओन करते हैं कोड, हम उनकी नीड को लॉजिकली कन्वर्ट करते हैं और समझ जाते हैं कि ये फ़ायदा होगा, हम वो प्रोडक्ट में डेवलप करना शुरू कर देते हैं. तो हमारा ये एक काइंड ऑफ जो फीडबैक लूप है, ये बड़ा स्ट्रांग हो गया हमारे मर्चेंट्स के साथ. तो वो एक स्वीट स्पॉट डिफाइन हो गया हमारा. Makes sense. It's very exciting and I'll definitely be in touch for looking forward as well. Conversation में थोड़ा सा बदलूंगा. I'll bring you towards your more sort of holistic position that you've recently acquired. पहले तो दो positions हैं इसमें. एक तो आपने e-commerce की policy पे काम किया, I believe that was in 2019 onwards. Correct. And then most recently you just become the chairman of Pasha as well. Starting with the e-commerce policy, just sort of trying to understand कि भाई again for an average individual e-commerce की कोई policy आ गई. पहला क्वेश्चन तो पहला ये आएगा जी, टैक्स का क्या सीन है. ठीक है. हर बंदा सर खुजा रहा है कि ई-कॉमर्स पे टैक्स है नहीं. मेरा जितना ज़्यादा ख्याल है अभी तक तो लोग इस जोन में है कि यार कुछ एम्बिग्विटी है तो टैक्स वैक्स चलो मिस कराओ. बट व्हाट्स द पॉलिसी, क्या है, आ गई है, नहीं आई है तो किस लेवल पे अप्रूव हुई है, और क्या फ़ायदा, क्या एवरेज क्या फ़ायदा. सो पॉलिसी देखें इसलिए ज़रूरी है, 2 रीजंस के लिए ज़रूरी होती है, 2-3 रीजंस के लिए. सबसे पहले तो ई-कॉमर्स का लफ्ज़ पाकिस्तान की लेजिस्लेशन में या लॉ में कहीं था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था. अच्छा. कॉमर्स था मगर ई-कॉमर्स नहीं था. राइट. तो अगर आपने ई-कॉमर्स के अराउंड कोई भी लीगल चीज़ डेवलप या इम्प्रूव करनी है तो ज़ाहिर है उसके लिए ई-कॉमर्स की कोई आपको डेफिनेशन होगी. हाँ. अब ई-कॉमर्स में डेफिनेशन में B2C फ़र्क है, B2B फ़र्क है, फिर B2B2C है, फिर और डिफरेंट यूज़ केस हैं, फिर पेयर टू पेयर पे है, फिर G2B भी है, B2G भी है. तो ये सब डेफिनेशंस भी चाहिए. अच्छा, ये डेफिनेशन चाहिए तो फिर यूज़ केसेस हैं, फिर उसमें डोमेस्टिक भी है, फिर क्रॉस बॉर्डर भी है, फिर इसमें डिफरेंट प्लेयर्स भी आ जाते हैं. ई-कॉमर्स खाली टेक्नोलॉजी तो नहीं है, खाली वेबसाइट नहीं है, लॉजिस्टिक्स ठीक नहीं होगी तब भी नहीं, पेमेंट्स ठीक नहीं होगी तब भी प्रॉब्लम है, फुलफिलमेंट, वेयर हाउसिंग, बेशुमार चीज़ें. तो पॉलिसी ने ये सब चीज़ें हुकूमती पर्सपेक्टिव से, सरकार के पर्सपेक्टिव से डिफ़ाइन की, और उसमें कुछ उन्होंने अपने गोल सेट किए कि हमें क्या क्या करना है, क्योंकि ई-कॉमर्स बिजनेस की नीड्स भी फ़र्क हैं. राइट. उनको डिफरेंट चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से वो पॉलिसी फ्रेमवर्क एक बनाती है सिर्फ. तो पॉलिसी ने कहा ये 9 पिलर्स हैं जिनमें हम काम करेंगे. 9 पिलर्स में क्या है, उन्होंने कहा जी पेमेंट्स पे काम करेंगे, टैक्सेशन पे काम करेंगे, ग्लोबल कनेक्टिविटी, आपने देखा अमेजोन में पाकिस्तान की लिस्टिंग हुई. इस तरह 9 पिलर्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है. और अगेन बड़ा क्लियर फोकस था कि SMEs और यूथ को ध्यान रखना है और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये 3 मेन फोकस थे. तो पहले पॉलिसी बनाई गई और उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया
और ई कॉमर्स को उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डोमेन में दिया। उन्होंने कहा ये क्योंकि कॉमर्स की ही डिजिटल वर्जन है तो ई कॉमर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जाता है। पहली बात ये किया। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात हमने ये की कि हमने उस पॉलिसी के स्टेक होल्डर मीटिंग्स की। सारे लॉजिस्टिक्स वालों को बुलाया, पेमेंट्स वालों को बुलाया, रेगुलेटर स्टेट बैंक को बुलाया, FBR को, SECP कंपनीज रजिस्ट्रेशन को, सारों को इकट्ठे बैठाया और कहा कि पहले ये और मर्चेंट्स को बुलाया, बहुत सारों को, सबको, बड़े छोटों को, दराज और फूड पांडा से लेके मॉम एंड पॉप शॉप्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सबको इकट्ठा किया और पूछा जितनों को हम कर सको। 200-250 लोगों से हमने कंसल्टेशन की कि यार क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है तो क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। उन सबको कंसोलिडेट किया तो कोई 500 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस बनी इन 9 पिलर्स में। उन पिलर्स में हमने काम करना शुरू किया और इंटरेस्टिंगली इसी पॉलिसी में फ्रीलांसर्स भी इसका पार्ट हैं। तो पहली एक बड़ी सिंपल सी चीज़ समझ आई कि वो फ्रीलांसर्स जो ऑनलाइन अर्न करते हैं, स्टेट बैंक की लिमिट थी कि $5,000 से ज़्यादा आपके पैसे पाकिस्तान में मिनिमम होम रेमिटेंस कैटेगरी में नहीं आ सकते। लाने हैं तो डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो लोग जो $5,500 कमाते थे या $6,000 या $10,000, वो बाकी पैसे पार्क रखते थे बाहर। तो हमने सिंपल, और बाय द वे ये नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल बनी इस ई कॉमर्स पॉलिसी के अंडर, और वो नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। तो हमने पहली मीटिंग पे प्राइम मिनिस्टर को बताया कि बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है, हुकूमत को डॉलर चाहिए, लोगों के पास डॉलर हैं और बाहर पार्कना है क्योंकि वो ये लिमिट लगी हुई। स्टेट बैंक को भी समझाया, वो भी समझ गए और विद इन 2 वीक्स हमारा ये अप्रूवल हो गया। और आज फ्रीलांसर, ये मार्च 2020 की बात है, बिल्कुल कोविड के लॉकडाउन से पहले कि हम अब आज फ्रीलांसर्स $25,000 पर मंथ होम रेमिटेंस कैटेगरी में पाकिस्तान में मिला सकते हैं। तो एकदम वो बड़ी आसानी हो गई। तो ये पहला एक्शन आइटम था जो हमने सबसे पहले किया। फिर हमने इस तरह देखा कि क्रॉस बॉर्डर, बड़ा मज़ेदार है ये यूज़ केस, ये समझने वाला है। आप यहाँ से पाकिस्तान कंटेनर बाहर भेजें तो एक्सपोर्ट कंसिडर हो जाती है, और वो कंटेनर जब बाहर भेजते हैं तो उसका एक ई फॉर्म बनता है और वो एक कस्टम्स का सॉफ्टवेयर है VBOC, उसके अंदर बनाना पड़ता है। मगर मैं और आप छोटे ऐसे हैं, अगेन आप कहेंगे यार मैंने 4 शर्टें बाहर भेजनी है, मैं कहाँ VBOC का लाइसेंस लूँ, समझूँ प्रोडक्ट, उसमें टाइम चाहिए, फिर ट्रेंड बंदा चाहिए, कोई 1.5 का प्रोसेस है। तो आप कहते हैं कि यार ये 4 शर्टें, 5 शर्टें, 2 जूते नहीं, गिफ्ट ही बाहर भेज दो DHL। जब गिफ्ट भेजते हैं तो ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट जो पैसे आएंगे वो डिक्लेयर नहीं होते, गिफ्ट तो 0 वैल्यू का होगा। तो हमने ये यूज़ केस को समझा और हमने इसके अगेंस्ट एक रेगुलेशन रिकमेंड की ड्यूरिंग कोविड स्टेट बैंक को कि आप अपडेट करें, आप क्रॉस बॉर्डर स्मॉल पैकेट माइक्रो एक्सपोर्ट्स, और ये अलाउ होना चाहिए कि लोग बाहर भेज सकें 1 यूनिट और वो कोरियर कंपनी अपने VBOC में उसको रजिस्टर कर ले। स्टेट बैंक को भी समझ आ गई, कस्टम्स को भी समझ आ गई, VBOC का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। मार्च में ये बात हुई, दिसंबर में सॉफ्टवेयर अमेंड हो गया हुकूमत पाकिस्तान का, जनवरी 2021 में लॉन्च हो गया ये प्रोग्राम। अप्रैल 2021 तक जो मेरे पास फिगर है, $5 मिलियन से ज़्यादा इस कैटेगरी में एक्सपोर्ट शुरू हो गई। अच्छा, अब ये वो हैं जो छोटी छोटी चीज़ें बाहर जा रही हैं। आपने एक जूता भी भेजा $100 का, आप एक्सपोर्टर बन गए, पहले नहीं बन सकते थे आप। तो हमने ये पॉलिसी फ्रेमवर्क था, तो हमने ये एक्शन आइटम्स बनाए और एक एक को टिक करके काम शुरू कर दिया करना। उसका स्टेक होल्डर देखा, उसकी वैल्यू देखी, उसकी इम्पैक्ट देखा और उस पर काम शुरू कर दिया। इसी तरह हमने इसी पॉलिसी में हमने अमेज़ॉन की, आपने देखा लिस्टिंग हुई, अमेज़ॉन में पाकिस्तान की लिस्टिंग हुई। अमेज़ॉन की जो लिस्टिंग है, व्हाट डज दैट मीन? बिकॉज ये बड़ी एक सॉर्ट ऑफ शोर तो बड़ा मजा भंगड़ा भी हो गया सारा का सारा, बट हो क्या उससे एक्चुअल शोर ज़्यादा तो नहीं हो गया तो देखें, इशू ये था कि बहुत सारे लोग ये शोर कर रहे थे कि जी अमेज़ॉन में पाकिस्तान से एज अ सेलर नहीं आप जा सकते। ठीक है, अगर आपने सेलर बनना है और आप यहाँ से चीज़ें भेजना चाहते हैं तो आपको अमेरिका या लंदन में या सिंगापुर में कहीं जाके वहाँ एक लीगल एंटिटी बनानी पड़ती है और वहाँ से कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होती है अमेज़ॉन में लिस्टिंग। तो हमने अमेज़ॉन से भी बात की। अमेज़ॉन ने पहले 1 साल हमारे साथ ट्रायल किया, इट वाज अ कंट्रोल ट्रायल, और फिर हमने, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एक पूरा नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल है, सेल है, और वहाँ एक सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिस आयशा, सुपर प्रोग्रेसिव, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलके LA काउंसलेट और वाशिंगटन से जो हमारे काउंसिल जनरल हैं उन सबको इन्वॉल्व करके अमेज़ॉन से बात करके ट्रायल हुआ। ट्रायल उनको अच्छा लगा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए कहा जी हम पाकिस्तान को ऐड कर रहे हैं इस लिस्ट में। ठीक है, अलाउ कर दिया। अब लोग समझते हैं कि वो इसी तरह जैसे Gmail का ID बना लिया या हॉटमेल का ID बना लिया या फेसबुक का ID बना लिया, गए रजिस्टर किया तो कल से मैं एक्सपोर्ट शुरू कर दूँगा। देखें,
आपको एक्सपोर्ट करने से पहले ना, जिस तरह अभी हम पहले बात कर रहे थे, ई कॉमर्स में खाली वेबसाइट तो नहीं बनानी है आपने, आपने फोटोग्राफी, कॉन्टेंट, अच्छा ये सब कुछ तो वो है जो सॉफ्ट है, असल तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी हो, सप्लाई चेन कंसिस्टेंट हो, क्वांटिटियाँ ज़्यादा हों। अब ये सब चीज़ें जो आपने करनी है, ये पहले होंगी तो अमेज़ॉन के अकाउंट का फ़ायदा है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे जो अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड इस बात पे हैं कि किसी तरह आप यहाँ से बाहर पैसे ले जाएं, चाइना से चीज़ें बनवाएं, वो चीज़ें चाइना से अमेरिका या जर्मनी या कहीं और भेजें, और वहाँ से जो प्रॉफिट आए उनको रोल ऑन करते रहें। राइट। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को और हमारी मुल्क को डॉलर बाहर यहाँ से भेजने मुश्किल है। हम सबको अंदाज़ा है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, तो वो मॉडल पाकिस्तान के लिए फीजिबल नहीं है। हमारे लिए फिजिबिलिटी ये है कि हम जो यहाँ चीज़ें बनाते हैं या जो बनती हैं या जो बन सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की तरफ जाए ना, करेक्ट, ताकि जॉब्स भी क्रिएट हों और इकोनॉमिक वैल्यू भी क्रिएट हो। उन चीज़ों में हम कंसिस्टेंसी लाएं, उनकी ब्रांडिंग अच्छी करें, उनको बनाएं और फिर अमेज़ॉन पे यहाँ से भेजें। राइट। अच्छा, ये एफर्ट वाला काम है, ये कम लोग करना चाहते हैं। और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, ये उनका काम है कि अपनी प्रोडक्ट्स का ब्रांड बिल्ड करें। हमारी फैक्ट्रियाँ बड़ी यूज टू हैं B2B बिजनेस, पूरा कंटेनर भेज दो बस, उसके बाद भूल जाओ। वो ये कस्टमर सर्विस नहीं करना चाहते, लोगों को जवाब नहीं देना चाहते, पैकेजिंग अच्छी नहीं करना चाहते, ब्रांड नहीं बिल्ड करना चाहते। तो इसलिए अमेज़ॉन का शोर ज़्यादा हो गया, मगर रिजल्ट कम है, क्योंकि हमारे SMEs मेहनत से कतरा रहे हैं कि वो ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको उसमें टच अपॉन करूँगा, एंड अगेन वाइडर ई कॉमर्स के ऊपर अभी हम ज़रा अमेज़ॉन के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला तो ये है कि अमेज़ॉन, एंड नॉट जस्ट अमेज़ॉन बट रादर स्मॉल पैकेट का कॉन्सेप्ट जो आपने दिया, आई रिमेंबर स्टार्ट में जब बात हुई तो पाकिस्तान पोस्ट ने बड़ा ये वाइडली लॉन्च कर दिया, एग्जीक्यूटिव पोस्टल सर्विस, एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक सही न्यूज़ नहीं थी। हाँ, तो एक तो ये कि वो जो चले जिस तरह से भी वो हुआ, बट ऑल्सो उनके अपने सिस्टम्स वर सो प्रिमिटिव, बिल्कुल आइटम्स लूज हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है कि आखिर में हम DHL पे रिलायंस थी, अगेन फॉरेन इंटरनेशनल कंपनी है, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर दैट विल इवेंचुअली लीव पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, दूसरा उसमें ये था कि सो वाइल पाकिस्तान पोस्ट नीड्स टू मैसिवली अपग्रेड इटसेल्फ, और रादर आई डोंट नो इफ दैट कैन बी डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक्सक्लूसिवली दैट। सो जस्ट टू ऐड हियर, इसी पॉइंट पे सिर्फ ऐड कर दूं तो एज पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स पॉलिसी, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो इसमें की गई है वो पाकिस्तान पोस्ट की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया। राइट। बिकॉज जो आपने कहा बिल्कुल सही आपकी असेसमेंट है, उनके स्किल्स, उनकी टूल्स, उनकी कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है उनके पास। हालांकि फिजिकल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी, तो वो प्रोसेस शुरू हो गया। ज़रा सा लंबा और कम्बरसम है और कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो आपको पता है गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट रूल्स और वो सब कुछ, तो वो सब प्रोसेस शुरू हो चुका है। क्योंकि उसमें ये है ना कि अब जिस तरह हमने जब भी जिंदगी में पाकिस्तान पोस्ट करके 10 में से 6 चीज़ें नहीं पहुंचती हैं, तो 6 ट्रेसेबिलिटी के होती हैं और सारा कुछ है। हालांकि उनके रेट्स बेहतर हैं, उनके रेट्स डेफिनेटली बेहतर। अच्छा, ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। इंटरनेशनल में आई फील लाइक कि शायद उनका थोड़ा सा बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ चीज़ें वाकई पहुंच जाती होंगी, बट मैं टर्न अराउंड टाइम की भी बात नहीं करूँगा कि उन्होंने उस वक्त बोला कि 7 दिन में पहुँच जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ज़रा जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा वो मैं इसमें बात करूँगा यूनिट इकोनॉमिक्स की। ठीक है, राइट। चाइना में आप अली एक्सप्रेस जाते हैं, जाहिर है कि जब आप बाहर बेच रहे होते हैं तो आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है। मैं पाकिस्तान में अगेन मैं वापस आऊँगा अपने प्लानर के ऊपर, आपने बिल्कुल राइटली बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की कि जब हमने वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर शटिंग डाउन इज बिकॉज वी आर सो फोकस्ड ऑन, मतलब एक तो हम टेक स्टैक के ऊपर, ये जरा हम इसके बाद ऑफलाइन बात करते हैं, इसको शट डाउन नहीं करते, इसको देखते हैं कि चला क्या कर सकते हैं। बट हमारा उसमें मसला यार वहाँ स्केल नहीं कर सकते, वहाँ स्केल नहीं कर सकते, बट जो बिगेस्ट प्रॉब्लम प्रॉब्ली हमें आई ना वो ये आई कि फैक्ट्रियों की जो आपने बात बोली ना, वो मैन्युफैक्चरिंग, सर मतलब इफ आई जस्ट बिगिन टू टेल यू द थिंग्स यूड बी लाइक यार ये कैसे हो रहा है पाकिस्तान में। प्रोफेशनलिज्म बहुत लैक करते हैं। वो बस कॉन्सेप्ट ये है कि यार 1000 पीस बनाए हैं तो 1000 पीस में बस जी, मैं आपको बताऊं हमने पहली प्रोडक्ट जो निकाली थी, आसान करके बनाया, आसान करके पहली प्रोडक्ट निकाली थी, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, जो हमने स्क्रैप किए थे पूरे 500 पीसेस स्क्रैप किए थे, वी वर अ वेरी वेरी स्मॉल एसएमई एट द टाइम। उसमें मकड़ी थी, एक किताबें बंद, फिंगरप्रिंट्स थी, पता नहीं क्या कुछ था। फिर हम बड़ी फैक्ट्री में गए, अभी हम एक ऐसी फैक्ट्री में जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान है, और उसमें आज तक ये सीन है कि हम डिज़ाइन पूरा बनाकर भेज देते हैं। लास्ट में आपको बताता हूँ, एक किताब होती है ना, उसके बाद गोल्ड फॉइलिंग होती है, उसके बाद लेमिनेशन होती है। लेमिनेशन का पर्पस ये होता है कि अंदर जो भी है प्रोटेक्टेड हो। करेक्ट। लास्ट टाइम क्या हुआ जी, हमने जो हमारा प्रीमियम प्लानर था उसके ऊपर किताब हुई, लेमिनेशन हुई और फिर गोल्ड फॉइलिंग हुई। दैट मीन्स कि गोल्ड फॉइलिंग 1 वीक ऑफ यूज़ के बाद उतर जाएगी। ठीक है, बेसिक वो तो कुछ भी टच करेगा, वो तो मतलब यहाँ, और लेमिनेशन ने तो उसको मजीद उसको और सॉफ्ट कर दिया, वो तर जाएगी। अब ये बेसिक सी चीज़ है, राइट। हम लोग क्वालिटी कंट्रोल
हमारा यहाँ तक है कि हमारा एक नुक्ता एक्स्ट्रा आता है ना मुफ्ती प्रोडक्ट बेचने के लिए, ब्रांड बिल्डिंग है ना सर। आप पैसे ले रहे हैं और आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि चीज़ खराब नहीं आएगी, चीज़ खराब नहीं आएगी। अब वो चीज़ खराब नहीं आने का उसमें ये है कि आपको सप्लायर को भी वो चीज़ समझनी है, बिल्कुल उस प्रोसेस सप्लाई चेन पूरी को अगर पीछे से मुझे आ रहा है माल जिसमें मेरा 30% वेस्ट होता है, वो 30% मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता, तो मैं कस्टमर को भेजता हूँ, मुझे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी एक्स्ट्रा पड़ती है, बिल्कुल। फिर उसकी रिटर्न कॉस्ट भी, कैंसिलेशन कॉस्ट भी, और ब्रांड इक्विटी मिस हो रही है, वो जाकर सोशल मीडिया पे आपके बारे में रौला भी डालेगा। एग्जैक्टली। तो मुझे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है सडनली, अगर मैंने चूना लगाना है, मैं प्राइसेस गिराता हूँ, मैं मार्जिन अपना 0.25 रखता हूँ, मैं बस जी घुमाने पे और इवेंचुअली आई एम जस्ट अनदर पाकिस्तानी ब्रांड, जिस तरह से सारे के सारे। पाकिस्तान में ब्रांड बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अगर आपने मेड इन पाकिस्तान का करना है, अगर मैं आज चाइना, यही प्लानर मैं चाइना से लेकर आऊँ ना, मैं उनको लिटरली एक PDF में डिज़ाइन भेजूंगा, उनको पता उन्होंने क्या कहा, और आप फैक्ट्री भी नहीं देखेंगे, फिर भी चीज़ सबको सही मिलेगी। उनको पता है कि वो अमेरिका में क्या बेच रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में क्या बेच रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को बना भी दिया, एक एक पीस मेरा परफेक्ट आएगा, एक पीस परफेक्ट आएगा, मैं उसको निकाल के भेजूंगा। मेरा दिमाग, अब मुझे प्रोडक्ट पे टेंशन नहीं खानी, मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो एक तो ये बड़ा मसला है कि आपकी फैक्ट्रियों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि बनाना क्या है। जो दूसरा आई थिंक अच्छा, इसमें हमें बहुत ज़्यादा आया कि जाहिर है कि हम पाकिस्तान में बना रहे थे, डॉलर नीचे जा रहा था, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी बाहर, बहुत ऑर्डर्स आते थे मिडल ईस्ट से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। हम आज तक नहीं बेच सके। क्यों नहीं बेच सके? क्योंकि जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 1400 रुपये है, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ शिपिंग 3000 रुपये, राइट? अच्छा, वही चीज़ अगर मैं अली एक्सप्रेस पे जाऊँ तो इस तरह का प्लानर जो है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 1400 रुपये का मतलब ये हुआ रफली वो बना $10, $9। अली एक्सप्रेस से वही चीज़ पड़ी हुई है $15 पे, और उसकी कॉस्ट ऑफ शिपिंग है 0। मुझे कॉस्ट ऑफ शिपिंग क्या पड़ी है? $20। बिल्कुल ठीक है। और वो 30 to 45 डेज में घर मिल जाता है आपको, वो घर मिल जाता है। अब मुझे नहीं पता इसकी कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल सही चीज़ें आइडेंटिफाई की आपने, बट 200% यही प्रॉब्लम्स हैं, 200%। और हम यही पॉलिसी सॉल्व करें, मगर हम फैक्ट्रियों का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। फैक्ट्रियों का तो नहीं कर सकते, वो है पुश ओरिएंटेड, वो चाहते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड। जो हम बना रहे हैं, लेना है ले लो, नहीं लेना अल्लाह हाफिज। हमें पुल डिमांड बेस्ड होना है, राइट? अब दुनिया जा रही डिमांड की तरफ, हर प्रोडक्ट कहती है जो कस्टमर कह रहा है मैं उसके हिसाब से बनाऊँ, हम कहते नहीं जो मैं बना रहा हूँ वो बेच ले लो, राइट? तो हमें माइंड सेट शिफ्ट चाहिए, राइट? तो जो उन्हीं फैक्ट्रियों के ओनर्स की नेक्स्ट जनरेशन हैं वो शायद इसको बेहतर समझ रहे हैं, राइट? मगर मसला है कि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि वो जनरेशन नहीं शेयर कर पाती अपनी लीडरशिप से, अपनी मैनेजमेंट के साथ कि चेंज लानी है, right. मगर कुछ लोग जो समझ गए हैं, तो आप देखें एक लेयर ऑफ पाकिस्तानी ब्रांड्स बन गई हुई है। 200-250-500 ऐसे ब्रांड हैं जो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी है, क्लोथिंग में ले लें, फ्रॉम खाडीज टू आउटफिटर्स टू, जो पाकिस्तानी ब्रांड्स बन गए, और उन्हें एक तो क्वांटिटी, सप्लाई चेन भी और क्वालिटी भी इंश्योर की है, राइट? मगर इससे बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो ब्रांड बन सकते हैं, मगर वो नहीं आए। एक तो वो बात हमसे की। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज मैं उस पर नहीं चाहूँगा बिकॉज वो एक पूरा एक अलग साइंस है प्रोडक्शन की, जो शिपिंग कॉस्ट की आप बात करें, right. इसको हम कहते हैं आउटबाउंड शिपिंग कॉस्ट पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर में, राइट? ये बिल्कुल एक आइडेंटिफाइड हमारा चैलेंज है ई कॉमर्स पॉलिसी में। इसके लिए हम जनवरी में लॉजिस्टिक्स की एक कंट्रोल्ड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लिमिटेड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं विद लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स एंड मर्चेंट्स। इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करवा रही है, और अब आपने देखा होगा बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन बपी साहब जो हैं वो आ गए। पहले आई बिलीव ही वाज विद द वो बैतुल माल के साथ, बिल्कुल, तो वो भी आ गए हैं। तो उसकी वजह से हमें पॉलिटिकल एक बहुत जो है वो मिलना शुरू हो गई है, पेट्रोनेज सॉर्ट ऑफ, करेक्ट। और सेक्रेटेरिएट पहले ही बन चुका होता है ई कॉमर्स का, तो होमवर्क हुआ था, हमें वही पेट्रोनेज चाहिए थी कि वो इस होमवर्क को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक करवा सकें, पॉलिटिकल माइलेज ला सकें, विंस ला सकें। तो उसकी वजह से हम लॉजिस्टिक्स बिल्कुल इसी चीज़ वजह से हम ला रहे हैं कॉन्फ्रेंस कि सारे लॉजिस्टिक्स के प्लेयर्स बैठें, बात करें और इस चीज़ को सॉल्व करें, राइट? और ये हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल इस पर क्लियरली उनको नज़र आ गया कि एक चैलेंज है, इसको सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आइडेंटिफाइड है, प्रॉब्ली उस पर हो जाएगा, जी काम हो रहा है। क्योंकि देखें एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट्स। सर अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो नेसेसिटी बन चुकी है। मैं आपको एक कंपैरिजन दे दूं क्विक इस पे। सिंगापुर की पॉपुलेशन, उनकी आबादी 50 लाख लोग हैं, 5 मिलियन तकरीबन, उनकी एक्सपोर्ट्स $373 बिलियन है, 373 आपके जीडीपी से ज़्यादा जी। और हमारे 20 करोड़, वो 50 लाख हैं, यानी 1 करोड़ का भी आधा, हम 22 करोड़ लोग हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स 22 नहीं तो $24 बिलियन है। तो प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा और एक्सपोर्ट्स पर कैपिटा आप देख सकते हैं, तो फैसिलिटेशन सही करनी है। तो बिल्कुल हुकूमत ई कॉमर्स पे ख़ास तौर पे हम बहुत अलाइंड है।
जितने पब्लिक सेक्टर ऑफिस हैं उनको उनके साथ सुपर फास्ट ट्रैक इन चीज़ों पे काम हो रहा है, मगर इन चीज़ों को समझना, वैल्यू चेन मैपिंग करना, सारे स्टेक होल्डर्स को लाना, उनको एक पेज पर लाना, उनको चीज़ें समझ, तो वो थोड़ा वो टाइम लग रहा है. अदरवाइज ये बिल्कुल आइडेंटिफाइड चैलेंज है और इसके ऊपर फुली काम हो रहा है इस वक्त. राइट. थोड़ा सा मुझे ई कॉमर्स का, मैं लास्ट ई कॉमर्स पे करूँगा ना, आई एम गोना मूव टू द पाशा पोजीशन, बट ई कॉमर्स का मुझे लास्ट बताइएगा, व्हाट आर द नंबर्स लुकिंग लाइक इन पाकिस्तान राइट नाउ? सो हमने अभी पाशा, विच इज़ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, और चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कैप, हमने मिलकर अभी एक रिसर्च करके हमने स्टेट बैंक के नंबर्स को एक्सट्रैपुलेट किया. सो वो, और एक्सट्रैपुलेट क्यों किया कि पूरे पाकिस्तान का 90% तो COD है, कैश ऑन डिलीवरी है, 10% है जो ऑनलाइन पेमेंट्स है. तो वो 10% जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं वो तो डॉक्यूमेंटेड है स्टेट बैंक की. उन्हें वो नंबर लिया और हम देखा 100% क्या बनता है. Right. तो दैट इज़ अबाउट $4 billion. तो पिछले 4 क्वार्टर में $4 अरब की डोमेस्टिक कॉमर्स ई कॉमर्स हुई है. ठीक है. डोमेस्टिक ई कॉमर्स, यानी आपने कपड़े, खाने, ये वो सब कुछ किया, और जूते वगैरह सारा. इसके अंदर वो वेबसाइट्स नहीं इंक्लूडेड जिनका पेमेंट गेटवे बाहर का लगा हुआ है. राइट. क्योंकि वो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट नहीं हुआ. राइट. ये वो पाकिस्तानी डोमेस्टिक हैं जिनका हमने इस्तेमाल किया. तो $4 billion है, मैसिव ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और मर्चेंट्स भी ग्रो कर रहे हैं और कंज्यूमर्स भी ग्रो कर रहे हैं. हमारी टेली डेंसिटी इस वक्त तकरीबन हमारे 100 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं पाकिस्तान में. उनमें से 50 मिलियन, 5 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं. तो वो भी ग्रो कर रहे हैं. अब जब ज़ाहिर नए फ़ोन्स आ रहे हैं, 4G ज़्यादा जा रहा है, स्टेबल होता जा रहा है, ग्रो कर रहा है नई जगहों पे, तो लोगों को कुछ चाहिए एंटरटेनमेंट के अलावा. अब उनको यूज़ केसेस, तो वो ई कॉमर्स ऑनलाइन ऑर्डर्स भी कर रहे हैं. अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, सॉरी लास्ट बात करता हूँ. ई कॉमर्स हमारे यहाँ ज़्यादा क्यों ग्रो कर रहा है? बहुत सारों के पास पहले एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं था. 3G 4G से आ गया. जब अब उनको पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटे शहर में रहता है 400 किलोमीटर दूर, उसको पता चल गया कि आज निशात ने क्या नई चीज़ लॉन्च की है, या KFC ने, या पिज़्ज़ा हट ने, किसी, अब उन्होंने वो चीज़ लेनी है तो उनके लिए 400 किलोमीटर का ट्रैवल है. तो एक्सेस टू मार्केट नहीं था. अब ई कॉमर्स से एक्सेस टू मार्केट आ गया. अभी ऑर्डर करो, कल नहीं तो परसों घर आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा. राइट. तो वो कन्वीनियंस बहुत आ गई है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स एक तो अर्बन एरियाज में बढ़ ही रहा है, बट सब अर्बन और रूरल एरियाज में भी बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स की डिलीवरीज हो रही है. वेरी कूल. एंड व्हाट अबाउट कॉड? कॉड यू मेंशन लाइक 90% एंड 10%, राइट? लाइक ये एक मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान में. एंड आई रिमेंबर वंस अपॉन अ टाइम, लाइक फ्यू इयर्स अगो, आई रिमेंबर कि कुछ पॉलिसी, आई डोंट नो स्टेट बैंक की आई थी, किसकी आई थी, कि जी इसको जो है ना 2023 तक फेज आउट करेंगे और कुछ करेंगे उसका. अकॉर्डिंग टू द करंट पॉलिसी, व्हाट्स द प्लान फॉर डिजिटाइजिंग द पेमेंट्स? आई नो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टॉपिक, बट इट्स अ डिफरेंट बीस्ट. और वो चैलेंज ये है कि हमारी इस वक्त तकरीबन 20% पॉपुलेशन जो बैंक्ड है. राइट. ठीक है, यानी वो 20% ऐसी आबादी है जिसने कभी बैंक अकाउंट खोला है. राइट. और ये इसमें एग्रीगेटेड सब इंक्लूड है. मेरे अगर 3-4 अकाउंट हैं, आपके भी 2-3 अकाउंट है, तो वो सब इसमें एक्चुअल रियल फिगर जो है वो 12-13% पर 15% भी चलना, आप एवरेज लगा लें. चलो 20% भी ले लें. 80% या उससे थोड़े से ज़्यादा ने अभी कभी बैंक अकाउंट ही नहीं खोला. राइट. तो ज़ाहिर है जब बैंक अकाउंट नहीं खोलेगा तो पूरी पॉपुलेशन का 1% के पास क्रेडिट कार्ड है. तो डिजिटल पेमेंट्स भी नहीं कर सकते वो. अब मोबाइल वॉलेट्स, ईजी पैसा, जैश कैश बढ़े हैं, मगर अभी भी लोग जिस हिसाब से करना चाहिए वो नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि इस वक्त भी हैंडलिंग ऑफ कैश की परसेप्शन ये है कि सस्ता है. मैंने 100 रुपये आपको दिया नोट, आपने आगे किसी को दिया, वो 100 रुपया ही रहा. मगर जब मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको की तो उसमें डिडक्शन हो गई थोड़ी सी, आपने आगे की फिर डिडक्शन हो गई, फिर उसमें टैक्स भी लग गया, FED भी लग गई. तो वो अभी डिजिटल पेमेंट्स इंसेंटिवाइज नहीं हुई इतनी कि लोग कैश छोड़ें और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आएँ. अगर आप उसको बहुत कैलकुलेट करें ना, तो अभी भी डिजिटल पेमेंट्स बेहतर हैं, मगर बड़ी मार्जिनल सी बेहतर हैं. हमें इंसेंटिवाइज करना है हुकूमत को कि लोग कैश को देखना भी ना चाहिए. मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ. मेरे पास स्टाफ है, दोनों किस्म के हैं. यू नो, जो आपका बेसिकली वाइट कॉलर होता है, ब्लू कॉलर होता है. ब्लू कॉलर वाला जो है वो हर दफ़ा आता है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है. वो आता है, आके मुझे कहता है कि सर, मैं कहता हूँ कि यार मेरे लिए आसान है, मैं तुम्हें डिजिटल पेमेंट कर देता हूँ. कहता है सर 10 रुपये हर 1000 पे कटेगा. अब देखें उसके लिए 10 रुपये की वैल्यू बहुत है. वैल्यू एक दूसरे का तो जीरो कट रहा है, पहली बात है. वो बेचारा वैसे ही उसका 1000 का पूरा नोट मिलेगा, उसका 1000 का पूरा नोट मिलेगा. जो बैंक में जा रहा है, जो ईजी पैसा वाला है, वो बेचारा यहाँ पर खप रहा है. पिछले दिनों, ये मिलिट्री पिछले दिनों की बात है, कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं तुम्हें ईजी पैसा करता हूँ, सर प्लीज़ कैश दे दे, मेरा काम आसान हो जाएगा. मैंने उसको अगर ईजी पैसा किया होता, वो आगे ईजी पैसा जिस तरह भी उसने करना था, वो ईजी मूवमेंट थी. बिल्कुल. समहाउ जो पिरामिड है ना, ये भी स्क्यूड है, कि जितना आपके पास ज़्यादा पैसा, जितना यू आर मोर लाइकली टू डू डिजिटल इररिस्पेक्टिव, उसके लिए वैसे ही आसानियाँ हैं.
और जितना भी मैं आई वाज टॉकिंग टू द स्टार्टअप, देयर आल्सो कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, उन्होंने उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जी हम जो ना जो ब्लू कॉलर है उस बेचारे के पास महीने के आखिर में तनख्वाह नहीं होती, तो हम जो है जी उसको क्रेडिट दे देंगे। उन्होंने कहा जी हम क्रेडिट नहीं देते, हम जो है ना वो एक फ़ी चार्ज करते हैं, हम अर्ली निकाल देंगे। मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि यार मुझे एक बात बताएं, उन्होंने फ़ीस के ऊपर रखी कोई तकरीबन 2%, ठीक है, और एवरी ट्रांजेक्शन। मैंने कहा यार मैं 2% करता हूँ, और मैं हालांकि मैं तो महीने के आखिर में आपको पैसे वापस कर रहा हूँ, बट अगर मैं कहता हूँ मैं पैसे नहीं भी वापस करता, आप 24% पर एनम ले रहे हैं मेरे से। बिल्कुल ठीक है, कैन यू इमेजिन अ सर्विस जो कि ब्लू कॉलर को 24% दे रही है, और मुझे अगर चाहिए तो मैं बैंक के पास रह जाऊँगा 13%, वर्स्ट के सिनारियो 13%, मैं 11% पे लेकर मैं अपना आईफोन ले लूँगा, उस बेचारे को अपने घर का खाना लेना है। बट जो हमारी माइक्रो फाइनेंस की जो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री है वो इट्स स्क्यूड टू benefit the already rich, and the already rich are very very small. So what's your thought on how to? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही असेसमेंट्स आपकी। देखिए इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अच्छा एक और इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, डिजिटल पेमेंट्स पे आने के लिए लोगों को एक ये भी एश्योरेंस चाहिए कि अभी उनको दिमाग में फेयर है कि जिस दिन हमने बैंकिंग कर ली, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर ली ना, तो टैक्स वाले आ जाएंगे। अब हमारे यहाँ टैक्स फैसिलिटेट नहीं किया रहा था, रादर आई वुड से हरास किया जाता है। और जो बेचारे 20 करोड़ में से 25-30 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, उन पे टैक्स लगे जा रहे हैं, नोटिस पे नोटिस आए जा रहे हैं। उस वजह से वो लोग जो अभी तक डिजिटल पेमेंट्स नहीं कर रहे, वो कहते हैं बेहतर है जब तक कि अवॉइड कर लें तो कर लें। तो हमें खाली इंसेंटिवाइज कैश को डिजिटल पेमेंट्स की तरफ नहीं करना, बल्कि हमें उनको ये भी एश्योरेंस देनी है, उनको फैसिलिटेट, मैं ये नहीं कह रहा टैक्स ना दें, सबको टैक्स देना चाहिए, मगर उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। आप उनको हरास या बार बार उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। उनको आपको इनकरेज करना है कि वो टैक्स क्यों दें, उनको क्या वैल्यू मिल रही है। अब हम वो नहीं करते, जब वो नहीं करते तो लोग डरते रहते हैं, तो वो कैश पे कैश अपने पास रिजर्व्स बढ़ते रहते हैं उनके। मगर इसीलिए आप देखें हुकूमत कम जो है वो हमारी जो है गरीब है और मुल्क अमीर है जनरली। तो वो इसलिए क्योंकि लोग टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि वो डर रहे हैं, और वो हम कॉस्ट ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत महंगी है। और वो इसलिए है, जो आपने भी बात की, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो ना उनके लिए कंज्यूमर बैंकिंग जो है ना वो प्रायोरिटी नहीं है। हाँ। इसीलिए आपने एक और पहले बात की थी कि वो पेमेंट गेटवे आप लेने गए तो आप वेट कर रहे हैं, ईमेल नहीं, उनके लिए ये इनकम नहीं है, ब्रेड एंड बटर नहीं है। उनकी इनकम आती है गवर्नमेंट की ट्रेजरी से या और चीज़ों से। ये तो वो है जो शौकिया, वो चल साथ साथ ऑफर कर लें, ब्रांडिंग जरा ब्रांड। तो अब जो फिनटेक आएंगे, जो एग्रीगेटर्स आएंगे, उनके लिए ब्रेड एंड बटर होगा। वो फोकस करेंगे सर्विसिंग पे, और वो बिग वाइट एलिफेंट्स नहीं है, उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस अपनी भी कम होगी, एंड हेंस वो बेहतर होंगे। तो आई थिंक जो नए पेमेंट गेटवेज आ रहे हैं, नए रेगुलेशन स्टेट बैंक ला रहा है, नई उस तरफ जो इम्प्रूवमेंट आ रही है ना, उससे ये चीज़ें बेहतर होंगी। ट्रेडिशनल बैंक से एक्सपेक्ट करना गलत एक्सपेक्टेशन है कि वो डिजिटल में आपको वो लेवल ऑफ सर्विस और फैसिलिटी दें जो एक नेटिव दे सकेगा। वो बट कोई केपीआई आपने दिमाग में पॉलिसी में रखा हुआ है कि यार 2025 तक कितना % डिजिटल होना चाहिए, कुछ ऐसा है? इज समथिंग दैट यू नो द पीपल आर वर्किंग? पॉलिसी में आप ये तब करते हैं जब आपको पता हो कि बाकी देखें, ये पेमेंट्स जो है ना, डिजिटल पेमेंट्स, ये प्राइमरी फंक्शन है स्टेट बैंक का, वो रेगुलेटर है इस काम का। हम उनको इनकरेज करते हैं, हम उनको बता सकते हैं होना चाहिए, उनको भी नज़र आ रहा है। हम भी उनको हम बार बार माइंड कराते हैं कि जितना आप फैसिलिटेट करेंगे उतनी इकोनॉमी डिजिटाइज होगी, रिकॉर्ड होगी। जितनी रिकॉर्ड होगी उतना आपके लिए कल को टैक्स बेस बढ़ाना आसान होगा। राइट। मगर अब ये फैसिलिटेशन ई कॉमर्स पॉलिसी में आप सिर्फ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, बट दिस इज द स्टेट बैंक विच इज द रेगुलेटर, जिसको ये करना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। राइट। तो इन दोनों के फंक्शंस हैं रादर देन के ई कॉमर्स का फंक्शन। एंड टैक्स के ऊपर कोई व्हाट आर वी लुकिंग एट? 6% शर्मिंदगी की बात ये है। देखिए इस वक्त तो हालात बहुत ही हमारे मैं कहूँगा माड़े हैं। और वो माड़े इसलिए हैं कि हम डील कर चुके हैं जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जब हम उनके साथ कर लेते हैं तो एक तरफ हम कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि जी हम डिजिटल बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ लैपटॉप के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। अब डिजिटल में तो आपको पता है या माइंड शेयर है और एक लैपटॉप ही तो चाहिए। अगर लैपटॉप के ऊपर ही टैक्स लगा दिया आपने या फ़ोन के ऊपर ही लगा दिया, तो फिर तो डिजिटल इकोनॉमी तो नहीं ग्रो करेगी। राइट। तो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज़ को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, लॉजिकली देखने की ज़रूरत है। आप अगर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ लैपटॉप्स के ऊपर कुछ अरब या करोड़ रुपए का बना लूँगा टैक्स, मगर आप उसकी वजह से कितना बड़ा पाए जो है, हाँ, वो आप मिस कर जाएंगे। अब ये वो नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये हमें यहाँ कोहेरेंस चाहिए, मगर टैक्स अथॉरिटीज़ को बहुत काम करने वाली है,
बहुत उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपने आप को हार्मोनाइजेशन करने की ज़रूरत है। प्रोविंसेस की आपस में नहीं है। राइट आप एक प्रोविंस से चीज़ बेचें, जिस दूसरे प्रोविंस में बेचते हैं वो कहता है आपने इधर बेची, इधर भी टैक्स दे दें। ये कहते हैं आपने इधर से बेचनी शुरू की है, इधर दे दें। आप ये सोच रहे हैं, एक SME सोच रहा है कि अच्छा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं इकट्ठी नहीं है। मगर ये मैं आपको एक अपडेट दे सकता हूँ, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ई-कॉमर्स सेल जो है वो एक पोर्टल पे काम कर रहा है जिसमें ये सारी ई-कॉमर्स से रिलेटेड टैक्स की इन्फॉर्मेशन, ड्यूटीज़ की, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी एक जगह आ जाएगी। तो अगर आप एक SME है, एक स्टार्टअप है और आप ई-कॉमर्स में काम करना चाह रहे हैं, आपको वहाँ एक जगह सब कुछ मिल जाएगा और वहाँ से आप टिकट भी रेज कर सकेंगे, जिस प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की होती है कि जी मेरी ई-कॉमर्स की जिस API का मसला है या ये मसला है, आप वहाँ रेज करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उसको CC में रह के फॉलो अप करेगी, देखिए कितनी जल्दी कौन जवाब दे रहे हैं, नहीं दे रहा। राइट। जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जितने मसले। बट सेल्स टैक्स का कोई इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज सेल्स टैक्स का बड़ा कन्फ्यूजन कॉन्स्टेंटली है कि मैं चीज़ें तो बेची जा रही हूँ, कभी कभार ऐसी बेची जा रही हैं। अगर वो सेल्स टैक्स जिस तरह के ऑफलाइन एप्लीकेबल है और जो उसकी लिमिट्स हैं कि कितनी देर के बाद लगना है, बिल्कुल वैसा ही आपका भी ई-कॉमर्स पे है। ई-कॉमर्स पे कोई उसके ऊपर चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे भी एक लगा है, ताकि वो जो नॉन डॉक्यूमेंटेड वेंडर से चीज़ें लेते हैं उसका उन्होंने विद होल्ड करना है टैक्स, वो एक नई चीज़ लगी है। हमारा इस पे यही नैरेटिव है पाशा से भी और इंडस्ट्री से, जनरली ई-कॉमर्स से भी, कि अभी ये एक नेसेंट इंडस्ट्री है। आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है, पर इसको बढ़ने तो दें। राइट। हमारे SMEs को, स्टार्टअप्स को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे तो आने दें। कुछ देर उनको फैसिलिटेट करें, उनको ग्रो करने दें, उनको अपने पाँवों पे खड़े होने दें, फिर आप उनको टैक्स भी ज़रूर करें और आराम से करें। उनको वो देना चाहते हैं मगर आसान कर दें। वन क्लिक हो, डिफाइंड हो, ह्यूमन इंटरफेस ना उसके अंदर, ऑनलाइन दे सकें, क्लियर करें साल के टर्नओवर पे और ख़त्म करें। Right. मगर ज़रा आसानी से, इसमें आसानी, इसको हम कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। राइट। इसमें हमारा इंडेक्स बहुत बुरा है, हमारी रैंकिंग बहुत बुरी है ग्लोबली। हमें इसमें बहुत इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे ज़्यादा टैक्सेशन में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का आप और मैं पढ़े लिखे होने के बावजूद हमें टैक्स कंसल्टेंट चाहिए समझने के लिए। मैं और आप नहीं समझ सकते, जबकि ये बहुत ज़रूरी है कि एवरेज SME खुद समझ सके ये चीज़ें। Right. We're at the 1 hour 30-minute mark, so I'm just going to go to the final thing. E-commerce के बारे में बहुत डिटेल्ड बात की, and I personally feel like इसके ऊपर हमें एक लंबी सिटिंग एक और होनी चाहिए, because IT industry in itself is a huge वो, but just sort of if you can give me a summary on what's happening with the IT industry. You know, we've been hearing, दो चीज़ें मैं particularly mention करूँगा। एक तो बड़ा नारा लगा था जी $10 अरब, $10 अरब, $10 अरब। दूसरा ये कि हमने रिसेंटली देखा कि जी मैं कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर देता हूँ, एंड यू कैन जस्ट रन मी थ्रू इट। यू नो 1 बिलियन बड़ी मुश्किल, कभी 800 मिलियन हो रहा था, फिर 1 बिलियन हुआ, फिर कोविड के बाद मेरा ख्याल आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट सॉर्ट ऑफ शायद इंडस्ट्री जो है वो सिस्टम में आ गई, तो वो 2 सवा 2 तक हमें इस साल नंबर नज़र आ रहा है। मोस्ट रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट द गवर्नमेंट सेइंग समथिंग लाइक 2025 तक 5 बिलियन का हम टारगेट रख सकते हैं। उस 5 बिलियन में भी जो सिस्टम में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आई नो आर स्टिल सिटिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, एंड दैट्स नॉट एग्रीगेटेड इन योर IT एक्सपोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमने देखा कि STZA भी आया, यू नो वो क्या कर रहा है, उसकी यूटिलिटी क्या है, एंड देन ओवरऑल बात तो है, बहुत अच्छी बात है जी, IT इंडस्ट्री है जी, IT इंडस्ट्री को ग्रो करना है, सारा कुछ है। मुझे पता है पाशा बिकॉज सॉफ्टवेयर हाउस को कर रहा है, तो ये इसमें ना बड़ी वो अजीब सी बात है। वैसे तो अगर अच्छी बात की जाए ना, तो सब आते हैं कहते हैं जी बड़ा कमाल है, बट मैं प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश। सॉफ्टवेयर हाउस एक तरफ है, फ्रीलांसर एक तरफ है, वो अमेजोन वाला फ्रीलांसर भी नहीं है, वो एक अपनी जगह पर है। मीनवाइल आपके पास आप कहते हैं जी हम $10 अरब का वो बनाएंगे, आपके पास डिमांड सप्लाई साइड के ऊपर बंदा ही नहीं है काम करने वाला। बिल्कुल सही। आप जो है वो जाते हैं, जाके कहते हैं जी ठीक है बाहर काम करेंगे, आपको सेल्स ऑफिस रखना है, आपने अगर गलती कर ली डॉलर पाकिस्तान ले आए, पैसा बाहर जाना तो फिर भूल ही जाएं आप, राइट? Where do we stand right now? You know, there is a lot of these problems have been talked about over the last few years. I know that most recently I was looking at Burqan, and I saw कि कोई गवर्नमेंट के साथ बड़ा कोई जी डील शील हुई और उसमें बड़ा कुछ जी फ़ायदा इंसेंटिव्स वगैरह भी हुए। What are we looking at on the incentive side अभी, and what are we looking at over the next 5 years? बिल्कुल सही आपने बातें की हैं, ये चैलेंजेस हैं। सो IT इंडस्ट्री इस वक्त लास्ट ईयर 50% ग्रो की है, ऑलमोस्ट 47% टू बी प्रिसाइज, और हम 1.2 बिलियन से 2.1 बिलियन डॉलर्स पे जंप किए। राइट। तो एक तो ग्रोथ है, अब इसमें ऑफ कोर्स कोविड इफेक्ट भी है, और इसके अलावा हमारी एक ग्लोबल डिमांड वैसे भी बढ़ रही है। मगर जो आपने बात सही की, बिल्कुल सही बात की, कि ये ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए और इस ग्रोथ को फर्दर बढ़ाने के लिए अब आप टारगेट $5 बिलियन कर लें या $10 बिलियन कर लें, जैसे आपने कहा कि इस आउटपुट को अचीव करने के लिए कुछ इनपुट है,
इनपुट माइंड शेयर है। माइंड शेयर का मतलब ये है कि आपको स्किल्ड टीम्स चाहिए, मेंबर, आपको स्टाफ चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए। वो हमारे यहाँ इस वक्त एवरेज 25 से 35 हज़ार एक साल में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है। मगर अफसोस से बताना पड़ रहा है मुझे कि उसमें से सिर्फ 10% एम्प्लॉयबल हैं जिनको आप नौकरी दे सकते हैं। 25-30 हज़ार में से सिर्फ 10%। 90% अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी माठी है कि वो एम्प्लॉयबल नहीं है, तो उनको रीट्रेनिंग की ज़रूरत है। रीट्रेनिंग का मतलब है वो किसी ने करानी है, या वो कंपनी खुद कराए या वो कोई उनको करा के दे ताकि वो कंपनियां उनको रख सकें। तो इस वक्त मैसिव शॉर्टेज है, और वो शॉर्टेज की कुछ रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि ग्रोथ आ रही है तो सारे कंपनियां भी हायर कर रही हैं। दूसरा, बहुत सारी नॉन आईटी नॉन टेक कंपनियों ने देखा कोविड में कि उनको भी टेक्नोलॉजी इन हाउस होनी चाहिए उनकी कुछ, तो उन्होंने अपने पास भी टीमें बनानी शुरू कर दी। तीसरा, स्टार्टअप्स ने पैसे रेज करने शुरू कर दिए, $300 मिलियन वहाँ आ गए। अब जब इन्वेस्टर ने पैसे डाले तो उसने चाबी भी लगाई कि भाईजान काम भी जल्दी करें, तो उनको भी स्टाफ चाहिए। तो एकदम एक वो फ्रेंजी आ गई कि वो बस बंदे हायर हो रहे हैं। तो कुछ मेरे हिसाब से लोग अनरियलिस्टिकली हायर सैलरीज पे मूव कर गए, बट ठीक है, फेयर बात है, वो मार्केट में डिमांड थी, सप्लाई कम थी। तो एक तो ये बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया। इसको समझते हुए हमने पाशा से मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ बड़ी देर से इस पे काम कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर आईटी टास्क फोर्स पे भी हम उनके साथ भी मिलकर सारे इकट्ठे काम कर रहे थे, और वो पैकेज अप्रूव हो गया जो आपने बरकान वाली आपने जिक्र किया। पैकेज अप्रूव हो गया। पैकेज की थोड़ी आप मुझे समरी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और वो पैकेज ना सिर्फ अप्रूव हो गया, उसके पैसे मिनिस्ट्री तक मूव कर गए। राइट। क्योंकि एक होता है अप्रूव होना और एक होता है पैसों का मूवमेंट। तो दोनों चीज़ें हो गई हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो जब वो पैसे मूव किए हैं तो ये 6 अरब रुपए का पैकेज है। ठीक है। इसमें से 4 अरब रुपए जो हैं वो जाएंगे आईटी एक्सपोर्टर्स को कैश रिवॉर्ड। ठीक है। इस रीबेट के तौर पे। करेक्ट। तो मकसद ये है कि उनको इनकरेज किया जाए कि वो और एक्सपोर्ट करें। ठीक है। और अभी तक सिस्टम में आके डिक्लेयर करें। करेक्ट। जो आएगा डिक्लेयर करेगा उसको रिबेट भी मिल जाएगा, कैश रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। अच्छा, अभी एक और इसमें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है कि ये बाकी जितने सेक्टर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इस तरह की फ़वाइद और मरात लेते रहे हुकूमत से, कई सालों से, कई दहाइयों से ले रहे हैं। आईटी को आज तक कोई ऐसी मरात नहीं मिली। एक सिर्फ थी कि हमें टैक्स एग्जेम्पशन थी, वो भी इस साल हुकूमत ने लॉ को रिवर्स करके उसको टैक्स क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया। राइट। फ़ायदा मिल रहा है, मगर कंप्लायंस की प्रोसेस बढ़ा दी है। अब आपको सबमिशन करनी है, फिर लेना है सर्टिफिकेट, और जो कि पहले आसान था। उसमें भी फिर वही होगा कि कब मिलेगा, कैसे और जब ह्यूमन फैक्टर आया था ना, तो एक करप्शन का एलिमेंट बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही समझ गए आप। तो वो एक बड़ा ज़रूरी है जिसको हमें स्मूदन आउट करना है। मगर ये 4 अरब रुपए इस काम के हैं। इसके अलावा 1 अरब रुपए ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग के हैं। सर, अब मुझसे मसला पता है, आ रहा हूँ। वो मसला वो है कि एआई इनिशिएटिव आएगा, एक 25,000 बंदा स्टेडियम में बैठेगा। नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मुझे पता है, परसेप्शन ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो जो 1 अरब एक है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, जो आपने अभी सही आइडेंटिफाई किया कि वो जनरली परसेप्शन यही है कि वहाँ वो हम 25,000 बच्चा बिठाएंगे और हर किसी के पास वो एक किताब मिलेगी और एक लैपटॉप मिलेगा, और वो नहीं कर रहे हम। राइट। तो इस पे ये बड़ी अच्छी बात है, इस दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने ये सारा प्रोग्राम पाशा के साथ मिलके इकट्ठे एज इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट हमने मिलके इकट्ठे डेवलप किया प्रोग्राम, और हम इस पर रेगुलरली डेलिब्रेट कर रहे हैं कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए कि फुल प्रूफ रहे और एक्चुअल वैल्यू निकले, कि बच्चे निकलें। तो हमने टारगेट तकरीबन बना रहे हैं 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स का। मैथ्स नहीं कर रहे, मगर 4-5 हज़ार को 5 महीने में इतना रेडी कर दें कि मार्केट में एम्प्लॉयबल हो जाएं। ठीक है। और उनको हार्ड कोर टेक्नोलॉजी स्किल्स आ जाएं। ठीक है। और साथ सॉफ्ट स्किल्स भी, बात करने का तरीका, बेसिक तमीज़, और क्या बातें कैसे करनी, वो भी हों। सॉफ्ट स्किल्स भी हों, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हों, और हार्ड कोर टेक्नोलॉजी की स्किल्स। तो डिफरेंट ट्रैक्स हैं, मीन स्टैक, मर्न स्टैक, इन पे 2-4 पे डेवऑप्स। तो हमने वो भी आइडेंटिफाई कर लिए, और वो भी हमने इंडस्ट्री से पूछा है। जितने हमारे मेंबर्स हैं हमने उनसे पूछा कि यार आपको क्या क्या स्टैक्स चाहिए, उन्हीं स्टैक्स के लोगों को रेडी किया, और उन्हीं को रेडी करना है। और तो सारा इंडस्ट्री बेस्ड फीडबैक है। इंडस्ट्री को ही वो लोग चाहिए, और इंडस्ट्री ने वो टैक्स जो दिए हुए उन्हीं के वो पैसे, वो 1 अरब रुपया, उन्हीं के ऊपर उनको फ़ायदा मिलेगा कि वो बच्चे रेडी हो जाएं। तो इस वक्त उसका RFP प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने शुरू कर दिया हुआ है। अब बिडिंग और वो सारा प्रोसेस से गुजरेंगे और इसकी एग्जीक्यूशन होगी। डू यू थिंक देयर इज अ कैपेबिलिटी फॉर दिस? ठीक है, आप एक करिकुलम ही बना लेंगे, आप रिक्वायरमेंट भी बना लेंगे, मसला तो वही आ रहा है ना कि आप एक और ये वो पता ही मैं इसको किस तरह समझ रहा हूँ।
मैं इसको समझ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और जाके ना एक नई यूनिवर्सिटी अनाउंस करते हैं ठीक है, हर 3 महीने बाद ना इस मुल्क में एक नई यूनिवर्सिटी अनाउंस होती है. सही कह रहे हैं. एंड आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज कि ट्रेनिंग करवानी ही नहीं आ पा रही, और जिसकी वजह से मेरा एक सवाल इसमें ये आएगा. अभी ये आया ट्विटर का CEO, तो शोर मच गया. IIT का आया, ठीक है, इंडियंस ने मास्टर कर लिया जी, IIT वाला गवर्नमेंट रन प्रोग्राम था, बट इंडिया से हटा लें, आप अमेरिका चले जाएं, कितना गवर्नमेंट पैसे देती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो हैं वो हैं, लेकिन उनका तो अमेरिका तो ब्रेड एंड बटर कमर्शियल पे चल रहा है, और उस कमर्शियल के पीछे इंडस्ट्री जितना पैसा फेंकती है ना आकर, करेक्ट, बंदे उठाने, टैलेंट उठाने के लिए. मैं फास्ट उठा लेता हूँ, बड़ा एक प्रीमियम कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी है, कितनी इंडस्ट्री का बंदा आता है और फास्ट आके वो कोई एलमनाई आके कोई स्पीच दे जाता है, मैक्सिमम ये होता है. अच्छा, मैं ये भी बात मानता हूँ 2018 से पहले ना इंडस्ट्री चोक थी, ठीक है, इंडस्ट्री को सांस बड़ी मुश्किल से लिया जा रहा था. लोड शेडिंग के मसले, वीज़ों के मसले, टेररिज्म के मसले, डॉलर जो आपने एसेंशियली आपने तो इन्होंने सब्सिडाइज किया डॉलर, जो लोगों की महंगी चीज़ें थी. फिर लेकिन 18 के बाद खुल गई मार्केट, फ्री फ्लोट डॉलर आ गया. मैंने देखा कि जी आपके सारे जो IT सेट्स थे उन्होंने ऑडीज भी निकाली, उन्होंने घर भी अच्छे ले लिए, सिस्टम भी सारा का सारा हो गया. दैट वाज गुड, इट वाज रिक्वायर्ड. यू नो, आपकी जो एजुकेटेड क्लास है वो फाइनली सोशल मोबिलिटी ले रही थी. बिल्कुल ठीक है, बट मिडिल क्लास की ग्रोथ आ रही थी, वो अपर मिडिल की तरफ गई, और उसमें हमने देखा कि इन लोगों के पास अब फाइनली वो जिस कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा मार्जिन आना शुरू हो गया, जिसके अंदर वो अब कह रहे हैं कि यार अच्छा, अब हमारे पास अगर 100 बंदा अवेलेबल है तो 100 बंदे की अर्निंग इतनी है कि मैं 30 बंदा और रख के उसको ट्रेन कर सकता हूँ. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, 19 से मैंने जब ये देखना शुरू किया, 21 से मेरी एजम्पशन ये थी कि 21 में ट्रेन खुद हो रहा होगा, बंदा आ रहा होगा, बंदा ट्रेन हो रहा होगा. 21 में भी यही हो रहा है. कंप्यूटर साइंस वाले हैं, लेफ्ट राइट दो, इधर से ऑफर है, इधर से 1.5 पे शुरू किया, उधर पे 2 पे गए, 12 महीने के बाद 3.5 में बैठे हुए हैं. बार्गेन. डिमांड साइड बहुत ज़्यादा क्रेजी हुई भी है, प्राइस बढ़ी जा रही है. बिल्कुल. वाई इजंट द प्राइवेट, अब ये प्योरली एसोसिएशन स्टैंड पॉइंट से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वाई इजंट द प्राइवेट सेक्टर फोकसिंग, उनको तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नेटसोल बना ले. नेटसोल क्या करे, कोई एक कंसोर्शियम बनाए, जाए लाहौर में जाके कहे कि जी हम जो है जी 5,000 बंदा जो है वो साल के आखिर में निकालेंगे. आपको पता है कि वो बंदा जब आएगा तो वो इंडस्ट्री, मतलब बिल्कुल समझ रहा हूँ. मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि हमारे यहाँ ना इट सीम्स लाइक व्हेनेवर एन इंडस्ट्री बिगिंस टू इवॉल्व, वी ऑलवेज लुक एट द हैंड आउट, लाइक वी लाइक ए हैंड आउट, कहाँ से हमें मिल जाए. बिल्कुल ठीक है. IT से मेरा ये था यार, आप तो अपने पाँव पे खड़े होने वाले लोग हो, राइट, एंड आई गेट दैट, गवर्नमेंट से अच्छा पैकेज मिल के सारा कुछ है. Where is that investment in that growth, which by the way is going to benefit you, not anyone else? बिल्कुल ठीक. वहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्कुल. सो अब बिल्कुल सही, आपकी ये भी असेसमेंट है, और ये इस पे भी काम हो रहा है. हर कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना L&D, लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं. वो बल्क में पब्लिक टेस्टिंग करते हैं. अब तो हमारी ऐसी मेंबर कंपनियां हैं जिन्होंने जो वो टेस्ट करते हैं सारी यूनिवर्सिटियों का, वो पब्लिक कर दिए रिजल्ट. राइट. कि यूनिवर्सिटियाँ भी देख लें कि आपके अपने ग्रेजुएट कितने पानी में. राइट. ठीक है, ये टेस्ट आप पब्लिक कर देते हैं, वो रिजल्ट राइट, कि ये आपके इतने नास्ट के थे, इतने लम्स के थे, इतने ये थे, वो रैंकिंग दिखाते हैं कि हमारे टेस्टों में इनके ये रिजल्ट है. राइट. आपने जो भी पढ़ाया हमें नहीं पता, ये इनका रिजल्ट है हमारे पास. तो हमारे सब ने अपनी वो बल्क में टेस्ट करते हैं. उनमें से जो एम्प्लॉयबल या ट्रेनेबल हैं उनको उसी वक्त वो अपनी स्किल सेट्स ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं, और उनको जैसे आपने कहा, मगर चैलेंजेस कि हमारे यहाँ थोड़ी सी एथिक्स की और प्रोफेशनलिज्म की कमी है. अगर आपने एक कंपनी से ट्रेनिंग ली है, एक कंपनी में लर्न कर रहे हैं, तो मगर अगर एक्चुअली अगली ऑफ़र अच्छी आ गई तो थोड़ा सा भी देखेंगे आप उस कंपनी को गिव बैक भी टाइम पर कर सकें. तो ये ताली दोनों हाथों से बजनी है, खाली कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है. मगर याद रखें कि ये सब कंपनियां जब टैक्स पे करती हैं, सब कुछ पे करती हैं, तो वो इसलिए पे करती हैं पब्लिक सर्विस एजुकेशन की क्वालिटी वो हो. तो असल मिसिंग लिंक ये है कि ना सिर्फ हमारा करिकुलम आउटडेटेड है, हमारी फैकल्टी ऑल्सो नीड्स रीट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. फैकल्टी क्या हमारे जनरली क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी पढ़ाता है वहीं से PhD करता है, वो वहीं अप्लाई करता है. देखिए मसला ये आपने भी नोटिस किया, हमने भी. मेरा यूनिवर्सिटियों से मसला ही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको एक्सपोजर नहीं है मार्केट का. हम इस प्रॉब्लम में तब तक फिक्स नहीं कर सकते जब तक हम प्राइवेट सेक्टर देखें. जी बिल्कुल. आपने HEC ने कह दी थी मिनिमम मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है. इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में कितना बंदा बैठा है जो मास्टर के साथ काम कर रहा है, उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है मास्टर्स. बिल्कुल. तो हम ये वो सब चीज़ें जो इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं पाशा से, तो हमने HEC के साथ मिलकर ये रिक्वायरमेंट बनाई है कि आप इंडस्ट्री से जो अप्लाइड साइड का बंदा पढ़ाने आए, उसकी मास्टर्स या PhD की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि वो डॉक्टर होगा तो पढ़ाएगा. उसका अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है और उसने अच्छी कंपनी में काम किया हुआ है, तो वो सुपरसीड कर जाना चाहिए आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट. अब ये सब चीज़ें माइंड सेट चेंज हैं. डिसीजन मेकर्स डिजिटल नेटिव्स नहीं हैं, वो इमिग्रेंट्स हैं.
राइट. तो हमें हर स्टेप पे ये सबको समझाना पड़ रहा है. मगर हम यही बता रहे हैं कि अब जो आपने नई चीज़ें पढ़वानी हैं, जो हम इस बूट कैंप में भी यही बात करें, वो ट्रेडिशनल फैकल्टी नहीं पढ़ा सकती. राइट. उनसे थेरी शेरी का थोड़ा सा काम करा लें, असल काम अप्लाइड इंडस्ट्री के लोग जाके पढ़ाएंगे. अच्छा, आप इंडस्ट्री के जब पढ़ाने चाहते हैं तो पढ़ाने पे हम सैलरी ये देते हैं, इंडस्ट्री में वो ये कमा रहे हैं. हाँ. तो हमने उसको भी मैच करने की कोशिश. तो ये प्रोग्राम में बताया आपको, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको कि इंडस्ट्री ने प्रॉपर फीडबैक दी है, गवर्नमेंट पूरी तरह समझ रही है और उस पूरी वैल्यू चेन को ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि पढ़ाने वाले भी ठीक हों, करिकुलम भी लेटेस्ट हो, पढ़ने वाले भी सही तरह सिलेक्ट हों और वो सही तरह से एम्प्लॉयबल निकलें ग्रेजुएट होके. और एफर्ट पूरी जेन्युइनली की जा रही है. इसमें आप टारगेट सो अभी हम इसमें तकरीबन कोशिश कर रहे हैं कि पहला बैच जो निकले वो कम से कम 4-5 हज़ार बच्चों का निकला है. ये 1 साल की ट्रेनिंग है? नहीं, 1 साल से 5 महीने की. 5 महीने की. तो देखें, हम नहीं वेट कर सकते कुछ सालों. अब इंडस्ट्री को तो बंदा अभी चाहिए, मार्केट में डिमांड आ जाए तो हम 5 साल के बाद क्या करेंगे. तो हमें तो क्विक चाहिए, 3-4-5 महीने में बच्चे निकलने शुरू होने. तो ये एक्सपेरिमेंट अगर सही होगा, और बाय द वे यही सिमिलर एक्सपेरिमेंट हुकूमत पंजाब अलग कर रही है. राइट. अब बाकी हुकूमतों को भी चाहिए प्रोविंशियल को ये काम करना है, बिकॉज देखिए हमारे पास यंग पॉपुलेशन है. अगर हम इनको ट्रेन कर लिया डिफरेंट स्किल्स में, और बाय द वे ये भी हम बहुत क्लियर यहाँ करने की ज़रूरत है, हर कंपनी को खाली इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उनको डिज़ाइनर्स भी चाहिए, कंटेंट के लोग भी चाहिए. तो नॉन IT स्किल्स बहुत सारी हैं जो इसके साथ साथ चाहिए. तो हमें इन सब में उनको ट्रेन करना है. अगर आप सोचें, हमारा अंदाज़ा है कि अगर आप तकरीबन 1 लाख एम्प्लॉयबल बच्चा ऐड करेंगे तो $2 से $3 बिलियन की एक्सपोर्ट इंक्रीज ले लें. अच्छा. बड़ा it's a proportionate value. Right. यहाँ लाख बच्चे ऐड करें, एम्प्लॉयबल, ट्रेंड, प्रॉपर, $2 से $3 बिलियन अगले साल एक्सपोर्ट बढ़ा लें. इंटरेस्टिंग. और अब ये फॉर्मूला एक्सपोर्ट जो बढ़ रही है उससे डॉलर जो आ रहे हैं उससे लोकल इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो दैट्स जस्ट सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं. राइट. तो हमें अच्छी इनपुट चाहिए ताकि हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकें. मगर एक बात याद रखें, हमें इन सब में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोकल इंडस्ट्री की भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होनी है. हमारे लोकल भी तो सारी नीड्स हैं. ज़ाहिर है उसमें एक्सपोर्ट वाला वैल्यू नहीं, बट लोकल नीड्स भी बहुत हैं. तो वो भी एक पूरी साइड है. और लोकल डिमांड बहुत बढ़ रही है, डोमेस्टिक डिमांड है. हर तरह के बिजनेस को डिजिटल होना है. किसी ने ई-कॉमर्स करनी है, किसी ने ERP लगाना है, किसी ने मशीनरी IoT ऑटोमेशन होनी है. तो हमारे यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटी है डिजिटल वाली स्पेस में ही. तो हमें लोकल भी चाहिए और हमें एक्सपोर्ट के लिए भी लोग चाहिए. तो हमें अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में लगाना है और उन बच्चों को सही कंपनियों के साथ कनेक्ट करना है और उन कंपनियों को आगे कनेक्ट. तो मार्केटिंग भी बड़ी ज़रूरी है. जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो इन कंपनियों की मार्केटिंग ज़रूरी है ताकि बायर्स जो बैठे हैं उनको भी पता हो यहाँ सप्लाई है. 100%. बदर भाई, पूरी वैल्यू चेन है. 1 hour 46 minutes, probably the second longest. अभी मैंने 3-4 एपिसोड्स पहले मैंने अपनी ज़िंदगी की लॉन्गेस्ट की थी, 2 घंटे की, 1 घंटा 46 मिनट पे पहुंच चुकी हुई है. I'm gonna wrap this up here. I'd love to have you over whenever you're back in town. मैं पाशा और IT इंडस्ट्री में तो अभी घुसा ही नहीं था. I know that there is so much value that you can add there as well, but thank you so much for coming in. Last question that I ask all of my guests. You're 45 years old right now. 30 years में you'd be 75. आपने बता दिया सबको. Is that not public? We can cut that out if you want. नहीं, of course. 30 years from now you'll be 75. Inshallah you'll be thriving and well and be able to see the great Pakistan that we've all created. But how do you see, knowing what you know now, seeing what you see today and doing all of the things that you're doing, how do you see Pakistan of 30 years from now? मुज़म्मिल, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मेरे हिसाब से अगर हम सब अपना अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा सही कर लें. अगर हम कुछ नहीं कर सकते ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ज़रा सा सच ज़्यादा बोलना शुरू कर दूँ, लोगों को कम तंग करना शुरू कम कर दूँ, मैं फंडामेंटल चीज़ें, अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो लेन में रह लूँ, बेसिक्स, मैं बिल्कुल कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक्स ठीक कर लूँ, हमसायों को कम तंग करूँ. अगर मैंने पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाड़ी धो रहा हूँ, तो मैं पानी वेस्ट ना करूँ. बेसिक्स चीज़ें मैं कर लूँ. Civic sense basically. बेसिक सिविक सेंस, बेसिक ह्यूमैनिटी, बेसिक एथिक्स, बेसिक कल्चर. मैं अगर ये सिर्फ ठीक कर लूँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो एक जन्नत बन सकता है. आप देखिए हमारे यहाँ सिंगापुर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी. सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, पानी पीने का भी इंपोर्ट करते हैं. हमारे पास तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे पास यंग जवान लड़के लड़कियाँ हैं. हमें सिर्फ इनको सही डायरेक्शन में डालना. और वो आप खुद जानते हैं, पहले एक टाइम था कि आपको बताना पड़ता था. अब तो यूट्यूब क्या दुनिया जान के टूल्स हैं, इंटरनेट है, सिर्फ उन्होंने सही स्किल्स सीखनी है. तो हमें अपने आप को स्किल बेस्ड बहुत बनाना है. तो पढ़ाई भी करें जो ज़रूरी है, ठीक है, मगर साथ साथ स्किल्स एक्वायर करें ताकि आप अपनी कंट्रीब्यूट कर सकें इकोनॉमी में. और शॉर्टकट ना ढूंढें, मेहनत करके काम करें.
एक्सप्लोर करें, पूरी मेहनत करें, महीने साल लगते हैं, समझें और दिल से काम करें, ऑनेस्टी से करें। जो रिस्क लिखा है वो मिल जाएगा, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, मगर ये फंडामेंटल्स अगर हम ठीक कर लें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बोथ इकोनॉमिकली, सोशली, हर एंगल से। हमारे पास 4 मौसम हैं, हमारे पास टूरिज़म के लिए मतलब क्या कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ है हमारे पास माशाल्लाह। हमें तो सिर्फ ज़रा सा अपने आप को रीअलाइन करना है, अपनी माइंडसेट को ठीक करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई कमी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि पिछले 10-15 साल में जो हमारी सिचुएशन थी, एक दफ़ा PR की, मतलब हम कितने बुरे वक्त से गुजर चुके हैं। तो आई थिंक हम तो बहुत अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन सही करनी है, पॉजिटिव सोचना है, और अगर गलती हो गई तो सॉरी करने में कोई हर्ज नहीं है, और दोबारा ट्राई करने में भी कोई हर्ज नहीं है, मगर एफर्ट करनी ज़रूरी है, ट्राई करना ज़रूरी है। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे हम रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो मेहनत करें, ट्राई करें, मेरे ख्याल में बहुत अपॉर्चुनिटी आप भी करें। एक मुझे बताएं, पॉडकास्ट कोई पहले से तो नहीं होती आ रही, आपने भी नई चीज़ एक्सपेरिमेंट की, आपने भी ई-कॉमर्स के अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, मगर करने से होगा, कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, हम मेहनत डालनी पड़ेगी। और ये ना काउंट करें कि हुकूमत मेरे लिए कुछ कर दे या मेरे वालदैन कुछ कर दे। आई थिंक आज डिजिटल के ज़माने में हर कोई फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकता है, अपने पढ़ने के पैसे भी दे सकता है। तो मेरे ख्याल में हम सबको थोड़ा सा ये भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। यस बदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट। आई नो कि आपने आप इस्लामाबाद विजिट कर रहे थे, आपके लिए वक्त निकालना मुश्किल था, लेकिन आपने निकाला और आपने इतना ज़्यादा हमें टाइम दिया। my pleasure. you sometime later on as well. Thank you so much for coming in. अगर लोगों को ये पता चले हमने कितना मुझे रिकॉर्ड किया तो मेरा ख्याल है उनको अंदाजा होगा कि हम दोनों ने काफ़ी मेहनत की है। सर रात के 12:01 बजने में 5 मिनट रह गए। So this is when this is being recorded. But thank you so much for everything. बहुत शुक्रिया। And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। यूट्यूब वाले लाइक बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी। फेसबुक वाले नीचे दी गई हुई लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर TBD कम्युनिटी है, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं आपसे, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं। यू कैन जॉइन दैट एज वेल। यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जास कैश आ रहा होगा, यू कैन सपोर्ट द चैनल इफ यूड लाइक, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you like. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब कर दबाएंगे, आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलेगी। एक और हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, इट्स वी टॉक टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कैबिनेट मेंबर्स, पॉलिसी मेकर्स, एंड गेट अ थॉट बिहाइंड a lot of what they do and why they do it. So you can check that out. It's called the Pakistan Pivot. Link is down below. But anyways, this was Saeed Madhamal Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.